ये है टायोंग, वो आदमी जो अपने दुश्मनों को ज्यादा ताकत लगाए बिना ही खत्म कर देता था। अपनी डिबफ एबिलिटी से वो उन्हें कमजोर कर देता और बस एक हल्के से टच के साथ मॉन्स्टर सीधा नीचे गिरकर जैसे नैप लेने चला जाता। उसके मास्टर जो लेवल 999 पर हैं, उनका सिर्फ एक रूल है, 2 हिट्स का कोई स्टाइल नहीं होता, दुश्मन को एक ही ब्लो में गिराना चाहिए। यही चीज टेओंग ने सीखी। हिडन क्लास डिबफ मास्टर के साथ वह एनिमी की स्ट्रेंथ कम कर सकता है, उनकी डिफेंस तोड़ सकता है, रिफ्लेक्सेस लॉक कर सकता है, रेजिस्टेंस कैंसिल कर सकता है और हर डैमेज पॉइंट को इतना एम्पलीफाई कर देता है कि दुश्मन सह ही नहीं पाता, चाहे ओपोनेंट कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो। जब डीबफ स्टैक हो जाते हैं तो कोई भी एक ही हिट में गिर जाता है। रेड बॉसेस जो उसके खिलाफ किस्मत आजमाने आए, डिबफ लगते ही हमेशा एक ही तरह खत्म हुए, पूरी तरह वाइप्ड आउट। लेकिन इस मॉन्स्टर बनने से पहले वह बस एक आदमी था जिसने सालों तक मॉन्स्टर से लड़ाई की और गेम की सबसे स्ट्रांग गिल्ड का मालिक था। इसके ऊपर उसके पास गेम का सबसे एक्सपेंसिव आइटम भी था, $75,000 की कीमत वाला स्टाफ। गिल्ड जेनेसिस के खिलाफ एक वॉर के दौरान उसके ही मेंबर्स ने उसे बिट्रे कर दिया और उसका स्टाफ चुराकर सीधा गिल्ड जेनेसिस को दे दिया। अपने मेंबर्स और आइटम्स दोनों खो देने के बाद उसके पास बस भागने और वॉर से समहाउ सरवाइव करने के अलावा कुछ नहीं बचा। एक ट्री के पीछे छिपकर उसे समझ आता है कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। अपनी गिल्ड के खत्म हो जाने के बाद वह टूट जाता है और रो पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी फेट सील हो चुकी है। तभी वो ट्रेटर्स जो उसे बिट्रे कर चुके थे उसे ढूंढ लेते हैं। उनके हाथ में वही स्टोलन मैजिक स्टाफ होता है। वे कहते हैं कि ये सिर्फ बिजनेस है। उनमें से एक प्रोटोगोनिस्ट की तरफ स्टाफ तान कर लीथल फायर ब्लास्ट चला देता है। यहीं सब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन एक्सप्लोजन उसे छू भी नहीं पाता, क्योंकि अचानक एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन सामने आकर अटैक ब्लॉक कर देता है। एक ही शॉक वेव से वह तीनों एनिमीज को खत्म कर देता है। शॉक में टोंग स्ट्रेंजर पर अपना परसेप्शन रून इस्तेमाल करता है और देखता है कि वह लेवल 999 है। वह सोचता है ये कैसे पॉसिबल है। फिर उसे पता चलता है कि वह ओल्ड मैन एक एनपीसी है। वह कहता है कि वह काफी समय से इस लड़के को देख रहा है और उसकी डिटर्मिनेशन की तारीफ करता है। तभी सिस्टम प्रॉम्प्ट आता है कि अगर वह ओल्ड मैन से ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसे बो करना होगा, और ताओंग बिना हेजिटेशन के तुरंत जमीन पर झुक जाता है। उसे टेम्पोरेरी क्लास डिसाइपल ऑफ गॉड मिलती है और बिना किसी वार्निंग के दोनों माउंट सेन की चोटी पर पीसफुल लेक के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ओल्ड मैन अचानक ताओंग को पानी में किक कर देता है। पानी के अंदर प्यूरिफिकेशन शुरू हो चुकी है और उसे ऐसी पेन महसूस होती है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। एक पल के लिए वह डिस्कनेक्ट करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसकी मिजरेबल लाइफ की मेमोरीज वापस आ जाती हैं। ट्रेटर का उसके स्टाफ के साथ मुस्कुराना, वह आंसू निगलकर सब सहता रहता है। 1 आवर बाद लड़का पानी से बाहर आता है और खुद को इनविंसिबल महसूस करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वह अपना स्टेटस पैनल देखता है और पाता है कि उसका लेवल 220 से गिरकर लेवल 1 हो गया है। वह पैनिक करने लगता है, लेकिन ओल्ड मैन समझाता है कि उसके पुराने एट्रीब्यूट्स सड़ चुके थे और उसे पीछे खींच रहे थे, इसलिए सब रिसेट करना जरूरी था। अब रिवॉर्ड के तौर पर उसे किसी भी प्लेयर से 20% ज्यादा एक्सपी मिलेगा। तेओअनजी यह सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे यह प्रोसेस 100 और बार झेलना पड़ेगा, वह वहीं फ्रीज हो जाता है। तेओएनजी ने 99 डेज तक स्नो में पिटाई झेली, नीडल से स्टैब्ड हुआ और टॉर्चर के बाद टॉर्चर सहा ताकि ट्रायल पूरा कर सके। आखिरी दिन ओल्ड मैन उसे एक गिफ्ट देता है। अब वह डिसाइपल नहीं रहा, उसकी नई सीक्रेट क्लास होगी डिबफ मास्टर और उसका नया नाम होगा सिगफ्रीड। इसके साथ ओल्ड मैन उसे एक मिशन देता है, अपने मास्टर के एंशिएंट एनिमीज के 7 सक्सेसर्स को डिफीट करना। ओल्ड मैन सिगफ्रीड को एक फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट कर देता है, जहां प्रोटैगनिस्ट का सामना लेवल 25 के म्यूटेंट टाइगर से होता है, जो सीधे उसकी तरफ चार्ज कर रहा होता है। तभी उसे नोटिस होता है कि टाइगर अपने माउथ में एक केज पकड़े हुए हैं और उसके अंदर एक हैमस्टर है। सिगफ्रीड आसपास का एकमात्र वेपन उठाता है, एक शार्पन्ड स्टिक, और आइगर के स्कल पर वार करता है। अटैक से 0 डैमेज होता है, इसलिए वह टाइगर पर अपने डिबफ्स एक्टिवेट करता है और फिर से स्ट्राइक करता है। इस बार टाइगर जमीन पर गिर जाता है। सिगफ्रीड पलक झपकते ही लेवल 1 से लेवल 15 पर पहुंच जाता है। जब हैमस्टर को केज से आजाद किया जाता है तो यह चबी सा रैट सिगफ्रीड को ही ट्रैश टॉक करने लगता है। लड़का मुड़कर वहां से चल देता है और रैट पैनिक होकर उससे बेगिंग करने लगता है। लकी उसके लिए सिस्टम दोनों के बीच एक बॉन्ड फोर्स कर देता है, जिसमें उनके लेवल्स शेयर होते हैं। पेट उसके साथ साथ ग्रो करेगा, और क्योंकि अब सिगरीड ही बॉस है, वह वुड्स के इस मैजेस्टिक ग्रेट स्पिरिट को सबसे ह्यूमिलिएटिंग नाम देता है, हैम हैम। क्रीचर तुरंत फ्यूरियस हो जाता है। तुमने क्या कहा? ह्यूमन पेट से कहता है कि रिलैक्स करो, क्योंकि दोनों को पहले और ज्यादा पावर हासिल करनी है। बाद में डोमेन के एक बिल्डिंग के अंदर मर्सनरी गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट, जो जेरिको नाम का एनपीसी था, हमारे हीरो का स्वागत करता है और उससे उसके आने की वजह पूछता है।
यंग मैन समझाता है कि वह यहाँ लाइसेंस लेने आया है क्योंकि उसे फिर से लेवल्स क्लाइम करने होंगे। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उसे पता है कि हीरो इमॉर्टल प्लेयर्स में से एक है, फिर भी लाइसेंस देने से पहले उसे टेस्ट करना पड़ेगा कि वह इसके लायक है या नहीं। वह सुझाव देता है कि डिबफ मास्टर पास के लो लेवल म्यूटेंट्स का शिकार करे, लेकिन हीरो अपनी वर्थीनेस का प्रूफ दिखाने के लिए एक आइटम पेश करता है। रिसेप्शनिस्ट तुरंत पहचान लेता है कि वह म्यूटेंट टाइगर का क्लॉ है, जिसे कभी कभी लो लेवल वेपन्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। एडवेंचरर गर्व से बताने लगता है कि वह विलेज आते वक्त वाइट टीवीज को भी मार चुका है, जो साबित करता है कि वह लाइसेंस के लायक है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट हैरान रह जाता है, लेकिन फिर भी उसे डाउट होता है कि यंग मैन ने उसे अकेले कैसे मार दिया। ये सुनकर गरीब कपड़ों वाला लड़का थोड़ा हम्बल हो जाता है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट उसे लाइसेंस देने के लिए अपने साथ चलने को कहता है। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट को मर्सनरी लाइसेंस मिल जाता है। जैसे ही वह एनपीसी को धन्यवाद देता है, रिसेप्शनिस्ट उससे पूछता है कि क्या वह एक जॉब लेना चाहेगा, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। जेरिको बताता है कि म्यूटेंट्स का एक जायंट पैक उनके डोमेन की तरफ बढ़ रहा है और उनमें से कुछ ने पहले ही हमला कर दिया था, जिससे सिविलियंस डरे हुए हैं। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि अब ज्यादा मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगे हैं। एनपीसी उस टाइगर को याद करता है जिसे उसने हाल ही में मारा था और कहता है कि ऐसा मॉन्स्टर इस डोमेन में पहले कभी नहीं देखा गया और वह अकेला भी नहीं था। म्यूटेटेड वुल्व्स और बफलोज भी दिखाई देने लगे हैं। बिगिनर एरिया में लेवल 20 मॉन्स्टर की मौजूदगी से इंट्रीग्ड होकर डिबफ मास्टर समझ जाता है कि कुछ अजीब जरूर चल रहा है। इसके बाद बी मैन डोमेन को प्रोटेक्ट करने का नॉर्मल क्वेस्ट, जिसका रिवॉर्ड 100 गोल्ड है, प्रोटैगोनिस्ट को दिया जाता है। वह तुरंत कहता है कि रिवॉर्ड बहुत कम है। शर्मिंदा होकर आदमी समझाता है कि पूरे टाउन में वही अकेला है जो टाइगर को मार सकता है। हीरो को समझ आता है कि यह रीजन कितना बैकवर्ड है। मैन बताता है कि बैकअप आने में 1 वीक लगेगा क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन सर्कल्स नहीं है। प्लेयर आमतौर पर खराब रिवॉर्ड वाले क्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इस बार वह एक्सेप्शन बना देता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसका लेवल बहुत तेजी से बढ़ेगा। रिसेप्शनिस्ट की एक्साइटमेंट के बीच एडवेंचरर ये क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। उसी समय पास के एक डोमेन में शियर कास्टल के अंदर, जहां कार्नेज हो चुका था, एक क्रॉलिंग मैन अपनी जान की भीख मांग रहा था। तभी एक क्रीचर के वेपन से उसका सिर काट दिया जाता है। वह क्रीचर इंसानों को स्टूपिड कहकर अपने सामने सिर झुकाने का आदेश देता है। वह दावा करता है कि क्योंकि वह हायर रेस से है, इसलिए अब वही नया रूलर बनेगा। थोड़ी देर बाद वापस बारमैन डोमेन में प्रोटैगोनिस्ट एक शॉप से बाहर निकलता है और ओनर को धन्यवाद देता है। तभी हैमस्टर उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि अब वह कम से कम होमलेस जैसा नहीं दिखता। हीरो समझाता है कि उसे आखिरकार अपनी ट्रेनिंग आउटफिट छोड़नी ही पड़ी। वॉरियर अपनी नई मेस इस्तेमाल करने के लिए एक्साइटेड होता है, तभी पेट खाने का सुझाव देता है। ये सुनकर हीरो गुस्सा हो जाता है क्योंकि हैमस्टर अभी अभी लंच में एक मैजिक स्टोन खा चुका था, लेकिन क्रीचर जो इसी आइटम को खाकर सरवाइव करता है, कहता है कि वह हेलो स्टोन उसकी भूख नहीं मिटा सकता। यह सुनकर हीरो और गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने उस स्टोन के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। तभी पेट और ओनर के बीच टेंशन बढ़ने ही वाली होती है कि प्रोटैगनिस्ट के पास 3 आदमी आते हैं जिन्होंने उसे पहचान लिया था, वही आदमी जिसने म्यूटेंट टाइगर को मारा था। थर्ड आदमी तुरंत अपना परिचय मनबच जैंग के रूप में देता है और बताता है कि वह भी इस क्वेस्ट में हिस्सा लेने वाला है। फिर वह अपने दोस्त थॉमसन और दूसरे साथी रूजी को इंट्रोड्यूस करता है, जो स्पिरिट को देखकर उसे बहुत एडोरेबल मानने लगती है। उनसे मिलकर प्रोटैगोनिस्ट को समझ आता है कि यही वे दूसरे प्लेयर्स हैं जिनका जिक्र रिसेप्शनिस्ट ने किया था। ये समझते ही प्रोटैगोनिस्ट उनसे हाथ मिलाता है और अपना परिचय देता है, लेकिन उसी पल उसे शॉक लगता है जब अचानक उसे रेड का लीडर बना दिया जाता है। मानबच जांग कहता है कि सीफ्रीड को लीड करना चाहिए क्योंकि वही अकेला है जिसने टाइगर को मारा है। उनकी अपनी वीकनेस के प्रति इतनी ऑनेस्टी देखकर वह थोड़ा हैरान हो जाता है। इस तरह चारों अब एक पार्टी बन जाते हैं और थॉमसन इंस्ट्रक्शंस मांगता है। लीडर बताता है कि रिसेप्शनिस्ट की जानकारी के हिसाब से उन्हें बचरी रैंच की तरफ जाना चाहिए, जहां एक बड़ा अटैक चल रहा है। रैंच पर बीस्ट्स और वॉरियर्स के बीच जबरदस्त क्लैश हो रहा था। मनबाच जंग एक वुल्फ से लड़ते हुए थॉमसन से जल्दी करने को कहता है। तभी फाउल बीस्ट एक स्पीयर से घायल हो जाता है। ओल्ड फैट वॉरियर यह सोचकर अफसोस करता है कि काश वह थोड़ा यंगर होता। तभी उसका दोस्त नोटिस करता है कि कुछ उनकी तरफ आ रहा है। मानबच जंग मुड़कर देखता है तो एक लेवल 25 म्यूटेटिंग बफलो सीधे उनकी तरफ चार्ज कर रहा होता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रहा होता है। सभी लोग तुरंत रास्ते से हट जाते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट तेजी से अपनी मेस में हेवी स्ट्राइक इम्ब्यू करता है और बीस्ट की तरफ दौड़कर उसके सिर पर जोरदार वार करता है। म्यूटेंट बफलो तुरंत गिर जाता है और हमारे हीरो का लेवल बढ़कर 20 हो जाता है। हीरो को डर होता है
कि कहीं दूसरे एडवेंचरर्स उसके स्किल्स डिस्कवर न कर लें। उसे लगता है कि सोलो खेलना शायद बेहतर होता, क्योंकि वह पब्लिक में अपने नर्फिंग स्किल्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके दोनों पार्टी मेंबर्स उसकी हालत देखने आते हैं तो वह कहता है कि वह ठीक है और उनसे पूछता है कि वे ठीक हैं या नहीं। क्रीचर के टकराने के बावजूद फैट वॉरियर बताता है कि वह अनहार्म्ड है क्योंकि वह टैंक है, लेकिन उसका दोस्त पोशन पीकर रिकवर कर रहा है, इसलिए वह कुछ समय तक लड़ नहीं पाएगा। मानबाज जांग हीरो की तारीफ करता है कि उसने मॉन्स्टर को एक ही ब्लो में मार दिया, जो एक्सपेक्टेड था क्योंकि उसने टाइगर भी मारा था। फिर भी हीरो हम्बल बने रहने की कोशिश करता है। तभी अचानक कोई बीस्ट्स को रिट्रीट करने का आदेश देता है। सभी मॉन्स्टर्स उस कमांड को सुनते ही वुड्स की तरफ भागने लगते हैं। टैंक सोचता है कि मॉन्स्टर्स भाग रहे हैं और क्वेस्ट पूरा हो गया है, लेकिन सीफ्रीड कहता है कि कुछ अजीब है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मॉन्स्टर्स को कोई कंट्रोल कर रहा है। तभी वे सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तभी हीरो को सिस्टम से फॉलोअप क्वेस्ट मिलता है, इन्वेस्टिगेशन, जिसमें उसे पता लगाना है कि मॉन्स्टर्स पैक की तरह बिहेव क्यों कर रहे थे। इसका मतलब था कि अभी काम बाकी है। वह कहता है कि वह बाद में पार्टी से बैरक्स में मिलेगा क्योंकि वह पहले मॉन्स्टर्स की लोकेशन स्काउट करेगा। दोनों साथी उसकी चिंता करते हैं, लेकिन यंग मैन कहता है कि वह ठीक रहेगा क्योंकि उसे सबसे कम इंजरीज लगी हैं, इसीलिए वह इस काम के लिए सबसे फिट है। हैमस्टर भी दावा करता है कि वह उसकी प्रोटेक्शन करेगा। टैंक इस बात से हैरान रह जाता है, जबकि उसका दोस्त उस एडोरेबल क्रीचर को देखकर फिर से प्रभावित हो जाता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन करते समय प्रोटैगनिस्ट की डाउट्स कंफर्म हो जाती हैं क्योंकि सभी मॉन्स्टर्स एक ही दिशा में जा रहे थे। फुटप्रिंट्स देखकर एडवेंचरर अंदाजा लगाता है कि मॉन्स्टर्स पड़ोसी डोमेन पर हमला करने जा रहे हैं। तभी पेट उसका ध्यान खींचता है। डीबफ मास्टर उसे डांटता है कि वह उससे दूर कैजुअली खेल रहा था, लेकिन क्रीचर इनकार करता है और अपने मास्टर को एक स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करता है। वह जगह श्रीयर कास्टल निकलती है। जैसे ही हीरो कहता है कि इस जगह से उसे एक अजीब एम्प्टीनेस महसूस हो रही है, वह दरवाजा खोलता है और हैरान रह जाता है। अंदर सभी क्रीचर्स एक सिंगल मॉन्स्टर के सामने झुके हुए थे। वह मॉन्स्टर था गॉर्गो, बॉस गॉब्लिन लॉर्ड, जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। वह एक लेजेंडरी गोल्डन गॉब्लिन था जो हर कुछ सेंचुरीज में ही एक बार दिखाई देता है। ये देखकर हीरो समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स का बिहेवियर इतना अजीब क्यों था। हैमस्टर उससे पूछता है कि अब उसका अगला कदम क्या होगा। सीफ्रीड कहता है कि अभी वह पावरलेस है, इसलिए उसे वापस बैरक्स जाना पड़ेगा। कुछ देर बाद उसी जगह पर पहुंचने के बाद कोई उससे माफी मांगता है कि वह पहले अपना परिचय नहीं दे पाया था। बॉल्ड आदमी अपना परिचय बीरमन आर्मी के लीडर बुलरिच के रूप में देता है। डिबफ मास्टर भी अपना परिचय देता है। तब कमांडर बताता है कि उसने जेरिको से उसके एक्सप्लॉइट्स के बारे में सुना है। सोल्जर कहता है कि वह और बात करना चाहता है, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए वह सीधे मुद्दे पर आता है। वह पूछता है कि क्या सच में गॉब्लिन्स ने नेबरिंग डोमेन पर हमला किया है और क्या वही म्यूटेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। प्लेयर स्पष्ट करता है कि यह पूरा काम एक ही गॉब्लिन लॉर्ड का है जिसके पास ब्रेन वॉशिंग पावर है। उसी ने मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करके श्रीयर को अपने कब्जे में लिया और अब बीरमन उसका अगला टारगेट है। एक सोल्जर कहता है कि अगर हीरो सच बोल रहा है तो वे लगभग डूम्ड हैं क्योंकि गॉब्लिन लॉर्ड के सामने वे पावरलेस हैं। एडवेंचरर उन्हें सलाह देता है कि डोमेन के हर लिविंग सोल को तुरंत इवैक्यूएट कर दिया जाए। कमांडर ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। तभी टैंकर बीच में बोलता है और पूछता है कि उन्हें अपने नेबरिंग डोमेन की डिफीट के बारे में पता क्यों नहीं चला। बॉल्ड कमांडर बताता है कि दोनों बैक वाटर डोमेन्स के पास कम्युनिकेशन सर्कल्स नहीं थे, इसलिए वे कभी कांटेक्ट में नहीं रहे। यंग मैन समझाता है कि वे जांच भी नहीं कर सके क्योंकि वे मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी रहे होंगे। यही गॉब्लिन लॉर्ड की प्लान थी, इस डोमेन को बाहरी दुनिया से कट ऑफ करना। ये सोचकर कि उनका 300 ईयर ओल्ड डोमेन गॉब्लिन से डिस्ट्रॉय हो सकता है, कमांडर्स फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं और अपने लॉर्ड को ये खबर देने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। तभी हीरो कहता है कि एक सोल्यूशन है। बॉल्ड कमांडर तुरंत उत्सुक हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि अगर उन्हें थोड़ा समय मिल जाए तो वे फाइट बैक कर सकते हैं। सीफ्रीड कहता है कि उसे जल्दी से लेवल्स बढ़ाने होंगे। प्लान सिंपल है, कमांडर अपने सबसे तेज सोल्जर्स की एक टीम बनाए और उन्हें बीस्ट्स को अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर करने के लिए भेजे। सोल्जर्स मॉन्स्टर्स को हीरो की लोकेशन के पास तक ल्यूर करेंगे और फिर उसे सिचुएशन हैंडल करने देंगे। डीबफ मास्टर बताता है कि लेवल 30 पर पहुंचने के बाद वह मेन बैटल फोर्स में शामिल होगा। कमांडर कहता है कि भले ही एडवेंचरर जल्दी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन मॉन्स्टर्स का बॉस लेवल 50 का है, यानी वह अभी भी उससे 20 लेवल्स ज्यादा स्ट्रांग होगा। हीरो मानता है कि उसके पास एडवांटेज नहीं होगा, लेकिन जब वह लेवल 1 पर था तब भी उसने लेवल 25 टाइगर को हरा दिया था, इसलिए गॉब्लिन लॉर्ड को हराने का मौका है और अगर वह हार भी गया तो भी वह बैकअप आने तक जरूरी टाइम खरीद लेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद बॉल्ड कमांडर हीरो की प्लान मान लेता है। तभी सिगफ्रीड को सिस्टम से नया क्वेस्ट मिलता है, बॉस मॉन्स्टर को स्ले करना। उसका पेट उससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन हीरो कहता है कि उसके पास उसे खाना दिलाने के लिए पैसे नहीं हैं।
एंग्री हैमस्टर कहता है कि वह अपने स्टमक के बारे में नहीं सोच रहा था। इससे मास्टर क्यूरियस हो जाता है। क्रीचर नोटिस कर चुका था कि हीरो कमांडर से कुछ छुपा रहा है और वह जानना चाहता है क्या। हैमस्टर गर्व से कहता है कि ग्रेट स्पिरिट्स के पास अमेजिंग ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं। एडवेंचरर बताता है कि लेवल 30 पर उसे एक नई पावर मिलेगी, सुप्रीम कंटेम्प्ट, जो गॉब्लिन लॉर्ड के खिलाफ मदद कर सकती है, हालांकि जीत की गारंटी नहीं है। हैमस्टर पूछता है कि वह अपनी पावर्स छुपा क्यों रहा है। हीरो बताता है कि वह उन्हें सीक्रेट रखना चाहता है क्योंकि आसपास दूसरे प्लेयर्स भी हैं और वे उसकी ओवरपावर्ड एबिलिटीज की खबर तुरंत फैला देंगे। ग्रेट स्पिरिट कहता है कि वह इसे ज्यादा सिंपल तरीके से भी सोच सकता था, लेकिन हीरो जवाब देता है कि यह जरूरी है ताकि उसे फिर से बिट्रे न किया जाए। तभी टैंकर उससे पूछता है कि क्या उसकी कमांडर के साथ बातचीत खत्म हो गई। हीरो प्लान अपने आसपास बनाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। सोर्ड्समैन बताता है कि वह अब रेस्ट करने के लिए लॉग ऑफ करेगा और हीरो को भी कहता है कि वह बहुत देर से खेल रहा है। हीरो भी कहता है कि वह भी थोड़ा रेस्ट करेगा। इसके साथ ही दोनों प्लेयर्स गेम से ऑफलाइन हो जाते हैं। हैमस्टर ने प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि क्या वह टूरिस्ट बनने जा रहा है। हीरो ने इसकी पुष्टि की और उसे थोड़ा पैसा दिया ताकि वह अपने लिए कुछ खरीद सके। ये अजीब काइंडनेस देखकर क्रीचर बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका मास्टर पहले कह चुका था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। इस बीच लॉग ऑफ करने वाला प्लेयर मान लेता है कि वह अब तक उससे झूठ बोल रहा था। इसके बाद प्लेयर रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। कैप्सूल से बाहर निकलते ही उसे अपनी पीठ में हल्का दर्द और खुजली महसूस होती है। हीरो कुछ खाना लेना चाहता था, लेकिन उसे याद आता है कि वह अभी काम के समय में है, इसलिए वह बस थोड़ा सोने का फैसला करता है। अब जब उसके पास सोचने का समय था, उसे एहसास होता है कि बहुत कुछ बदल चुका है। बीमर डिस्ट्रॉय हो चुका था और अब वह अकेला रह गया था। फिर उसे याद आता है कि उसने डीस से मिलने के बाद एक हिडन क्लास हासिल की थी और अब उसे बीयरमैन की रक्षा करने का काम मिला है। शुरुआत में यंग मैन ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सिर्फ प्रॉफिट और रिवेंज के लिए एंट्री ली थी, लेकिन अब वह गेम को सच में एंजॉय कर रहा था। इससे वह खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है। वह जल्दी से गेम में वापस जाकर लेवल अप करते हुए मजे करना चाहता था, लेकिन नींद लेने की बजाय वह सीधे गेम में लौटने का फैसला करता है ताकि फाइनल फाइट से पहले लेवल्स बढ़ा सके। तभी अचानक उसके दरवाजे पर नॉक होता है और कोई उसे बुलाता है। यंग मैन थोड़ा सा दरवाजा खोलता है क्योंकि उसे किसी विजिटर की उम्मीद नहीं थी। दो वर्कर्स बताते हैं कि वे उसका नया कैप्सूल इंस्टॉल करने आए हैं। यह सुनकर वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ खरीदा ही नहीं था। वर्कर कहते हैं कि ऑर्डर पर उसका नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। वह आर्ग्यू करने ही वाला था कि वर्कर कहता है कि उसे ज्यादा जानकारी नहीं है, वह सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। फिर वह हीरो को एक पेपर देता है। पेपर में लिखा था कि कोड 007 अनलॉक करने के लिए उसे कंग्रेचुलेट किया जा रहा है। हीरो समझ जाता है कि यह उसकी डिबफ मास्टर जॉब से जुड़ा होगा क्योंकि रूमर्स के अनुसार हिडन क्लासेस को अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे उसे एहसास होता है कि शायद हाइव ने ही उसे ये कैप्सूल गिफ्ट किया है। ये सोचकर यंग मैन खुश हो जाता है और दरवाजा पूरी तरह खोलकर वर्कर्स को अंदर आने देता है। वह उन्हें रिफ्रेशमेंट्स भी ऑफर करता है, जिससे वर्कर्स उसकी अचानक बदली एटीट्यूड देखकर हैरान हो जाते हैं। उधर दूर एक कोने में खड़ा एक आदमी कॉस्ट्यूम पहनकर पूरी सिचुएशन को देख रहा था। थोड़ी देर बाद मिस्टर ली अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है कि कैप्सूल अब यंग मैन के अपार्टमेंट में इंस्टॉल हो चुका है। बॉस से पूछा जाता है कि वह एक स्ट्रेंजर को इतना महंगा वीआर कैप्सूल क्यों गिफ्ट कर रहा है। बॉस खुद भी सही वजह नहीं बता पाता। आखिर वह कहता है कि उसे हीरो के साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है क्योंकि दोनों के पास हिडन जॉब है। प्लेयर को कमर्शियल्स में जेनेसिस गिल्ड मास्टर के साथ दिखाया गया कैप्सूल याद आता है और वह पहचान जाता है कि यह ओगर एक बहुत प्रेस्टीजियस और एक्सपेंसिव वीआर कैप्सूल है। ऐसा कैप्सूल खरीदने के बारे में वह सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब यह फैंसी गैजेट उसके घर में मौजूद था और लड़का अपने नए टॉय को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। उसे अब भी यकीन नहीं होता कि हाइव ने कोड 007 के लिए उसे ऐसा गिफ्ट दिया है जिसकी कीमत टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स है। हीरो नैप छोड़कर तुरंत कैप्सूल टेस्ट करने का फैसला करता है। जैसे ही वह लॉग इन करता है, उसे महसूस होता है कि यह कैप्सूल पुराने मॉडल से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है और इसकी क्लैरिटी तो रियलिटी से भी बेहतर लग रही है। नाइट नोटिस करता है कि उसकी परसेप्शन भी रिफाइन हो गई है। वह हीट और बर्निंग सेंसेशन तक महसूस कर सकता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसे ऐसी चीजें महसूस नहीं करनी चाहिए थीं। क्यूरियस होकर वह देखता है तो सामने एक बर्निंग बर्ड दिखाई देता है। उसके सामने मॉन्स्टर सोल्जर्स पर भारी पड़ रहे थे और गॉब्लिन्स उन्हें स्टैब करते हुए खुशी मना रहे थे। ये देखकर हीरो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी अचानक कोई मदद के लिए चिल्लाता है। वह और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो ही था, जो एक म्यूटेटेड वुल्फ से अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था।
उसकी टांगें जवाब देने वाली थीं, इसलिए उसने कहा कि उसके जैसे सेक्रेड बीस्ट को ऐसी मौत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही म्यूटेटेड वुल्फ उसे मारने वाला था, हीरो बीच में आ गया और अपनी मेस से उस हाउंड के सिर पर जोरदार वार कर दिया। हैमस्टर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका मास्टर उसे बचाने आ गया था। सीफ्रीड तुरंत उस ग्रेट स्पिरिट को चेक करता है, लेकिन हैमस्टर गुस्से में उसके चेहरे पर कूद पड़ता है और चिल्लाने लगता है कि जब वह मरने वाला था तब उसका मास्टर दूसरे वर्ल्ड में था। वॉरियर तुरंत सिचुएशन का अपडेट मांगता है। हैमस्टर बताता है कि जैसे ही वह और बाकी प्लेयर्स ऑफलाइन हुए, उसी समय गॉब्लिन लॉर्ड अपनी फोर्सेस के साथ टाउन पर हमला कर देता है। वे इतने पावरफुल थे कि डोमेन की आर्मी उन्हें रोक ही नहीं पाई। यह सुनकर हीरो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एनिमी ने हमला उसी समय किया जब वे लॉग ऑफ थे। तब उसे एहसास होता है कि इस समय टाउन में वह अकेला प्लेयर है। एंग्री हैमस्टर भी इसकी पुष्टि करता है और कहता है कि इसी वजह से इतनी बड़ी समस्या हो गई है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि यह तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि अब वह पूरी ताकत से लड़ सकता है। हैमस्टर तुरंत डर जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि उसका मास्टर उसे कोई डेंजरस टास्क देने वाला है। उधर बैटलफील्ड में एक गॉब्लिन अपने नाइफ से टपकते खून को चाट रहा था, और वह और उसके साथी और ज्यादा ब्लड के लिए उत्साहित थे। उन्होंने सोल्जर्स को चारों तरफ से घेर लिया था, जबकि सोल्जर्स विमेन और चिल्ड्रन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक सोल्जर समझ जाता है कि वे बहुत बुरी स्थिति में फंस चुके हैं, क्योंकि सभी सिविलियंस अभी तक सिटी से भाग नहीं पाए हैं। एनिमीज की संख्या बहुत ज्यादा थी और उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। वह सोचता है कि अब सब खत्म हो गया है। तभी एक गॉब्लिन अपने जायंट ब्लेड के साथ उसकी तरफ चार्ज करता है। अचानक एक उड़ती हुई मेस आकर गॉब्लिन के स्कल पर लगती है। सोल्जर हैरान रह जाता है। उसी समय कोई तेजी से दौड़कर उस वेपन को पकड़ लेता है। वह कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रोटैगनिस्ट था। वह तुरंत हेवी स्ट्राइक स्किल एक्टिवेट करता है और गॉब्लिन के सिर पर फिर से जोरदार वार करता है। शॉक्ड सोल्जर तुरंत अपने सेवियर को पहचान लेता है। सिगफ्रीड कहता है कि उसे पूरी सिचुएशन का पता है। वह सोल्जर से कहता है कि वे सिविलियंस को टाउन से बाहर निकालें, जबकि वह मॉन्स्टर्स को संभालेगा। सोल्जर कहता है कि क्योंकि हीरो एक मर्सनरी है, इसलिए उन्हें भी बैटल में उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन यंग मैन उसे उसकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद देता है और अपने 2 नर्फिंग स्किल्स एक्टिवेट करके मॉन्स्टर्स को डिबफ कर देता है। टोंग हान कहता है कि वह बैटल को एक लोन वुल्फ की तरह लड़ना पसंद करेगा। बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन गार्ड उसकी बात समझ जाता है। वह उसे एक बेल्ट देता है जो पोशन से भरी हुई थी। गार्ड कहता है कि यही सबसे ज्यादा मदद वह कर सकता है। हीरो उसका आभारी हो जाता है, क्योंकि सोल्जर कहता है कि एक सोल्जर होने के नाते उसे अच्छा नहीं लगता कि वह पूरी तरह एक मर्सनरी पर डिपेंड करे। फिर भी वह अंत तक लड़ने का फैसला करता है। टोंग हान सोचता है कि अगर गेम के कैरेक्टर्स उसे उसकी असली पावर्स इस्तेमाल करते देख लें तो शायद कोई बड़ा स्कैंडल नहीं होगा। तभी अचानक एक म्यूटेटेड वुल्फ उस पर हमला करता है और हीरो तुरंत अपनी वेपन से उसके बाइट को ब्लॉक कर देता है। उसी समय एक गॉब्लिन अपने नाइफ से हीरो पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह तेजी से वुल्फ को हटाकर आखिरी पल में ब्लेड से बच जाता है। गॉब्लिन उसे मारने के लिए बेताब था, इसलिए डिबफ मास्टर समझ जाता है कि उसकी प्रेजेंस ही मॉन्स्टर को प्रोवोक कर रही है। ग्रीन बीस्ट लगातार स्लैश पर स्लैश करने लगता है। हीरो उसे उसकी खराब पोस्चर के लिए टॉन्ट करता है और कहता है कि जैसे ही उसने अपनी स्किल्स एक्टिवेट की थीं, गॉब्लिन को भाग जाना चाहिए था, लेकिन हीरो के लिए यह सब एलिमेंट्री था। वह मॉन्स्टर को सिर से पकड़कर जमीन पर पटक देता है और कहता है कि वह उन्हें अपनी स्किल्स के बिना भी खत्म कर सकता था। उसी पल प्लेयर को समझ आता है कि उसका नया गियर सेट इतना महंगा क्यों था। अब वह अपने ओपोनेंट की मूवमेंट्स को पहले से कहीं बेहतर सेंस कर सकता था। डीज के साथ ट्रेनिंग से उसकी रिएक्शंस भी शार्पन हो चुकी थीं, इसीलिए प्रोटैगनिस्ट को महसूस होता है कि अब वह अपने ऊपर आने वाले किसी भी स्ट्राइक से बच सकता है। जब वह मॉन्स्टर्स को लगातार मारने लगा तो उसने कहा कि यही वजह है कि रिच गेमर्स हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि वे हमेशा सबसे बेस्ट गियर सेट इस्तेमाल करते हैं। इसी दौरान हीरो ने लगातार 3 हेवी स्ट्राइक्स चेन कर दिए। इससे उसका लेवल बढ़कर 22 हो गया, लेकिन वह खुश नहीं हुआ। उसने इतने मॉन्स्टर्स मार दिए थे, फिर भी लेवल धीरे बढ़ रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि लेवल 20 के बाद फार्मिंग कितनी मुश्किल हो जाती है। तभी अचानक हैमस्टर दौड़ता हुआ आया और अपने मास्टर को कोसने लगा। वह बुरी तरह डरा हुआ था, क्योंकि काउंटलेस मॉन्स्टर्स उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते उसने हीरो से पूछा कि क्या इतने मॉन्स्टर्स काफी हैं? ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे लेवलिंग की डिफिकल्टी की परवाह नहीं है, उसे बस जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स मिलें उतना अच्छा है। इतना कहते ही वह अपनी स्किल्स एक्टिवेट कर देता है। उधर गॉर्गो को महसूस होता है कि बाहर से कोई इरिटेटिंग प्रेजेंस बैटलफील्ड में आ चुकी है और केओस मचा रही है। एक आदमी पर पैर रखते हुए वह कहता है कि यह अभी तो एक छोटा खतरा है, लेकिन अगर इसे पावर के साथ बढ़ने दिया गया तो यह खतरनाक बन सकता है। फिर मॉन्स्टर कहता है कि यह आदमी बाकी लोगों जैसा नहीं है,
जिन्हें उसने अभी हराया है। ये सुनकर घायल कमांडर समझ जाता है कि गॉब्लिन जिस आदमी की बात कर रहा है वह और कोई नहीं बल्कि प्रोटैगनिस्ट है। कमांडर तुरंत अपनी सोर्ड कसकर पकड़ लेता है। उसका इरादा साफ था, वह गॉब्लिन लॉर्ड को जितना हो सके उतनी देर तक रोके रखेगा ताकि हीरो को लेवल अप करने का समय मिल सके। बॉल्ड कमांडर पूरी तरह डिटर्मिन्ड था कि गोल्डन गॉब्लिन को एडवेंचरर तक पहुंचने नहीं देगा। वह उसे कावर्ड कहकर ललकारता है और कहता है कि वह उसे मार डालेगा। ये इंसल्ट सुनकर गॉब्लिन लॉर्ड हंसने लगता है, क्योंकि उसे एक ऐसे आदमी ने गाली दी थी जो अपने ही लॉर्ड की रक्षा नहीं कर पाया था। इसलिए वह उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है और कहता है कि वह और उसका लॉर्ड ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। यह सुनकर कमांडर घबरा जाता है और मन ही मन प्रार्थना करने लगता है कि यंग मैन जल्दी से लेवल अप कर ले। लेकिन आधा घंटा पहले हैमस्टर ने उस काम को करने से मना कर दिया था जो हीरो ने उसे दिया था, क्योंकि वह मॉन्स्टर्स के द्वारा खाए जाने से डर रहा था। तब हीरो ने उसे समझाया था कि अगर वह मॉन्स्टर्स को ल्यूर नहीं करेगा तो वह जल्दी लेवल अप नहीं कर पाएगा। उसने कहा था कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सब लोग मारे जाएंगे। हैमस्टर शुरू में इस समस्या में फंसना नहीं चाहता था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि यह अब दोनों की समस्या है, क्योंकि उन्हें साथ साथ लड़ना होगा। उसने क्रीचर से कहा कि उसने उस पर भरोसा किया है। यह सुनकर छोटा हैमस्टर मान गया, लेकिन एक शर्त पर, बाद में उसे बहुत सारे नट्स मिलेंगे। हीरो ने तुरंत यह शर्त मान ली। वर्तमान में लौटकर सीफ फ्रीड अपने पाउटिंग पेट से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन हैम उसकी स्ट्रेटेजी से खुश नहीं था और कहता है कि वह फिर कभी हीरो की बातों से मजाक नहीं बनना चाहता। हीरो उसे उसके काम के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि अब वे समय के खिलाफ लड़ रहे हैं। डिबफ मास्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि सभी एनिमीज खत्म हो चुके हैं, लेकिन यह सुनकर हैमस्टर और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके बिना यह संभव ही नहीं था। तब सीफ फ्रीड उससे पूछता है कि क्या उसने दूसरा टास्क पूरा किया। हैमस्टर बताता है कि उसे बॉस की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन उसे उसका अंदाजा है। ये सुनकर हीरो ध्यान से सुनने लगता है। हैम कहता है कि जब वह मॉन्स्टर्स से भाग रहा था तब उसने थोड़ी देर के लिए कास्टल को देखा था। उसी समय कास्टल के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक ईविल ऑरा निकल रही थी। क्रीचर कहता है कि इतनी भयानक प्रेजेंस सिर्फ गोल्डन गॉब्लिन की ही हो सकती है। हीरो तुरंत समझ जाता है कि वही गॉब्लिन्स का किंग है, लेकिन कास्टल का लॉर्ड शायद अभी भी जिंदा होगा, क्योंकि इलीट्स को हमेशा सबसे पहले इवैक्यूएट किया जाता है। फिर भी उसे एक अजीब सा डर महसूस होता है, क्योंकि कमांडर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वह जल्दी आगे बढ़ने का फैसला करता है। यह देखकर ग्रेट फॉरेस्ट स्पिरिट हैरान हो जाता है। हीरो हैमस्टर से कहता है कि वह बाहर ही इंतजार करे ताकि सुरक्षित रहे, लेकिन जैसे ही हैमस्टर एक मॉन्स्टर के कटे हुए सिर को हिलते हुए देखता है, वह डर से कांप उठता है। इसलिए हैमस्टर ने फैसला किया कि वह अपने मास्टर के साथ गॉब्लिन लॉर्ड के डोमेन में जाएगा। थोड़ी देर बाद वे उस कास्टल के सामने पहुंचे जो आग में जल रहा था। कास्टल का आकार देखकर हीरो भी हैरान रह गया। तोंगहान समझ गया कि बिना किसी प्लान के सीधे अंदर घुसना बेवकूफी होगी। ये सोचकर उसने हैमस्टर से पूछा कि वह इतनी खतरनाक जगह पर उसके साथ क्यों आया है। डरा हुआ हैमस्टर कहता है कि वह इस खतरनाक सिचुएशन में हीरो की मदद करने आया है। हालांकि हीरो को उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आती। स्पिरिट अपने ओनर से उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में पूछता है, क्योंकि वह एक गॉब्लिन लॉर्ड से लड़ने जा रहा है जो शायद उसके अटैक से इम्यून भी हो सकता है। क्रीचर की बात सुनकर मास्टर को भी उसकी बात सही लगती है, लेकिन वह कहता है कि उनके पास प्लान बनाने का समय नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पूरी ताकत के साथ सीधे आगे बढ़ा जाए। यह कहते ही वह कास्टल की तरफ दौड़ पड़ता है। हैम तुरंत अपने मास्टर को पागल कहकर कोसने लगता है, लेकिन उसी समय हीरो दरवाजे को तोड़ते हुए कास्टल के अंदर घुस जाता है। हैम चिल्लाने लगता है कि सिविलाइज्ड तरीके से अंदर आने की बजाय उसने दरवाजा ही तोड़ दिया। मास्टर उसे चुप रहने को कहता है, तभी उसकी नजर एक घायल आदमी पर पड़ती है। वह कमांडर बुलरिच था। कमांडर कहता है कि उसने हीरो के फ्लैशी एंट्रेंस का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। हीरो तुरंत उसके पास जाता है और उसके कटे हुए हाथ को देखकर चिंता करता है। वह पूछता है कि उसने बाकी लोगों के साथ इवैक्यूएट क्यों नहीं किया। बुलरिच कहता है कि चाहे वह कमजोर हो गया हो, फिर भी वह एक नाइट है और उसका कर्तव्य अपने लॉर्ड की रक्षा करना है। इससे हीरो का शक सही साबित हो जाता है कि बीरमन का रूलर अभी भी कास्टल के अंदर है। तभी एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वह गॉर्गो था, जिसने कमांडर का हाथ पकड़ रखा था। वह हीरो को पहचान लेता है और कहता है कि वही एडवेंचरर है जिसने उसकी आर्मी में आतंक मचा दिया था। गॉर्गो कहता है कि हीरो सबसे मजबूत इंसान है जिससे वह अब तक मिला है, इसलिए कमांडर इतना देर तक लड़ता रहा। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। गोल्डन गॉब्लिन कहता है कि उसे सब पता है। वह हीरो पर आरोप लगाता है कि उसने सोल्जर्स को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि उसे लेवल अप करने का समय मिल सके। सोल्जर्स की मौत का मजाक सुनकर हीरो गुस्से से भर जाता है, लेकिन कमांडर उससे कहता है कि इन बातों पर ध्यान मत दो,
क्योंकि डोमेन की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। हीरो पूछता है कि बॉस के पीछे जो अनकॉन्शियस आदमी पड़ा है क्या वही बीरमन का लॉर्ड है। कमांडर इसकी पुष्टि करता है। हीरो उसे धैर्य रखने को कहता है। घायल सोल्जर हीरो से कहता है कि वह किसी टेम्पटेशन में न पड़े। तभी गोर्गो कहता है कि शायद हीरो अपने गिल्ट के कारण पागल हो गया है। वह अपना वेपन शीथ करता है और कहता है कि वह हीरो को जल्दी खत्म कर देगा, क्योंकि यही वजह है कि इंसान हमेशा हारते हैं। लेकिन उसी समय डिबफ मास्टर अपनी स्किल स्पीड रिस्ट्रिक्शन एक्टिवेट कर देता है, जिससे मॉन्स्टर की ओवरऑल स्पीड कम हो जाती है। गॉब्लिन लॉर्ड अपना एक्स घुमाता है, लेकिन वह हवा में ही रह जाता है। गोर्गो सोचने लगता है कि क्या हीरो किसी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वह उसे देख नहीं पा रहा था। तभी डिबफ मास्टर मॉन्स्टर से कहता है कि कमांडर का हाथ छोड़ दे। ये सुनकर गॉब्लिन किंग गुस्से से भर जाता है और हीरो की तरफ चार्ज करता है। वह अभी भी लॉर्ड को पकड़े हुए था, लेकिन सोर्ड्समैन तेजी से मूव करता है और एक स्विफ्ट किक से मॉन्स्टर को पीछे धकेल देता है। मॉन्स्टर को समझ आता है कि हीरो की पावर अचानक बढ़ गई है। पहले वह सोचता है कि हीरो ने खुद को फास्ट कर लिया है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि असल में उसकी खुद की स्पीड कम हो गई है। उसे महसूस होता है जैसे उसके शरीर को कोई इनविजिबल चेन्स जकड़ रही हो। गुस्से में गोल्डन गॉब्लिन पूछता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये देखकर हीरो समझ जाता है कि उसकी स्किल उम्मीद से ज्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद एडवेंचरर कमांडर को उसका हाथ वापस दे देता है, क्योंकि वह अब भी बेकार होकर मॉन्स्टर के हाथ में था। फिर हीरो बॉल्ड कमांडर से कहता है कि वह मॉन्स्टर्स को संभाल ले, क्योंकि वही मॉन्स्टर्स उसके लेवल अप होने की वजह बने थे। हीरो अपने पेट से भी कहता है कि वह अपनी हाइडिंग स्पॉट से बाहर आए और इंजर्ड लोगों को एग्जिट तक गाइड करे। हैमस्टर तुरंत उसकी बात मान लेता है। कमांडर धीरे से हैमस्टर से कहता है कि वह लॉर्ड को थोड़ा संभाल कर उठाए, लेकिन यह सुनकर हैमस्टर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। अब जब सभी इंजर्ड लोग निकल चुके थे तो सिर्फ एक ही काम बाकी था, गॉब्लिन लॉर्ड को मारना। वह मॉन्स्टर यंग मैन को मारने के लिए तैयार खड़ा था। यह देखकर सीफ फ्रीड समझ जाता है कि अब यही आखिरी प्रॉब्लम है जिसे उसे खत्म करना होगा। इसलिए वह पूरे उत्साह के साथ पावरफुल गॉब्लिन लॉर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फियर्स फाइट शुरू हो जाती है। नर्व्ड गॉब्लिन लॉर्ड पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश करता है। प्रोटोगोनिस्ट तेजी से उसके जायंट एक्स से बच जाता है और अपनी मेस से लगातार वार करने लगता है। इससे मॉन्स्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और हीरो को उठाकर दीवार में पटक देता है। तभी सीफ फ्रीड को एहसास होता है कि इतने बड़े लेवल गैप के साथ लड़ना आसान नहीं है। मॉन्स्टर अब उसकी स्लो इफेक्ट के साथ भी एडजस्ट हो चुका था। गोल्डन गॉब्लिन हंसते हुए कहता है कि हीरो की कॉकीनेस अब गायब हो गई है। वह उसे बेवकूफ कहता है कि उसने सोचा कि ऐसी छोटी ट्रिक्स से वह उसे हरा देगा। मॉन्स्टर लंबी लंबी बातें करने लगता है और कहता है कि वह हीरो को धीरे धीरे मारकर उससे बात भी करेगा। हीरो को मानना पड़ता है कि उसकी स्पीड रिस्ट्रिक्शन स्किल इतनी पावरफुल नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ एक सपोर्ट स्किल है। सीफ फ्रीड समझ जाता है कि उसके पास इसे किसी दूसरी स्किल के साथ कंबाइन करने की ताकत नहीं है। उसे अफसोस होता है कि उसने पहले अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल नहीं किया। एक पल के लिए वह सोचता है कि स्पीड रिस्ट्रिक्शन डीएक्टिवेट कर दे, लेकिन फिर वह बेहतर मौका तलाशने के लिए इंतजार करने का फैसला करता है। जब वह गॉब्लिन की तरफ चार्ज करता है तो मॉन्स्टर समझता है कि हीरो डायरेक्ट फाइट करना चाहता है। फिर भी उसे शक रहता है कि यह शायद उसकी कोई नई ट्रिक हो सकती है। दोनों के बीच जबरदस्त क्लैश होता है। गोल्डन गॉब्लिन हीरो को दर्द में देखकर खुश होता है और लगातार अटैक्स करता रहता है। वह कहता है कि अगर हीरो के पास ट्रिक्स न हो तो वह कभी उसे हरा नहीं सकता। अचानक गॉब्लिन ताओंग हन को चोक स्लैम करता है और उसे दीवार में जोर से दे मारता है। यंग मैन के मुंह से खून निकलने लगता है। गॉब्लिन उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि उसकी रेस को हमेशा ह्यूमंस ने बारबेरियंस समझा है। वह मानता है कि उनकी रेस जन्म से ही कमजोर मानी जाती है, लेकिन गोल्डन गॉब्लिन कहता है कि वह इस रियलिटी को बदलना चाहता है। वह अपनी रेस को ग्रेटनेस तक ले जाना चाहता है ताकि ह्यूमंस और सुपीरियर रेसेस भी उनसे डरें। गॉर्गो कहता है कि गॉब्लिन किंग होने के नाते यह उसका कर्तव्य है, एक ऐसा मिशन जिसे कोई साधारण मर्सनरी समझ ही नहीं सकता। ये सुनकर हीरो कहता है कि सिर्फ वायलेंस से कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता। वह गॉब्लिन्स को डरपोक कहकर मजाक उड़ाने लगता है। हीरो की यह बात सुनकर गॉब्लिन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने पावरफुल वेपन से उसे खत्म करने का फैसला करता है। यही वह मौका था जिसका हीरो इंतजार कर रहा था। उसने स्पीड रिस्ट्रिक्शन डीएक्टिवेट कर दी। गॉब्लिन पूरी ताकत से अपना वेपन चलाता है और भारी डिस्ट्रक्शन पैदा करता है, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि उसकी स्पीड और वेट बदल जाते हैं। उसका वेपन जमीन में फंस जाता है। मॉन्स्टर तुरंत समझ जाता है कि यह सब हीरो की योजना थी। उसी समय प्रोटैगोनिस्ट तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी मेस से लगातार वार करने लगता है। अब गॉब्लिन लॉर्ड पूरी तरह हीरो के मर्सी पर था।
हीरो आखिरी बार करने ही वाला था कि अचानक गोल्डन लॉर्ड ने एक तेज विसल बजाई। डिबफ मास्टर तुरंत अलर्ट हो जाता है क्योंकि एक क्रीचर तेजी से उसकी तरफ दौड़ रहा था। वह मॉन्स्टर अपने मास्टर को बचाने आया था। अगले ही पल सिगफ्रीड कुछ फीट दूर जा गिरता है। गॉर्गो कहता है कि वह कासल को और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन यंग ह्यूमन ने उसे इतनी मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। मॉन्स्टर कहता है कि अब लड़ाई का असली अंत शुरू होने वाला है। वह बताता है कि उसकी असली ताकत ब्रेन वॉशिंग है और उसी से उसने अपना सबसे खतरनाक म्यूटेंट बनाया है। फिर वह अपने स्टीड को आदेश देता है कि वह हीरो पर हमला करे। म्यूटेटेड टाइगर बिजली की तरह तेज था और उसके क्लॉज बेहद खतरनाक थे। अगले ही पल उसने हीरो को पकड़कर जोर से दीवार में दे मारा। तभी गॉर्गो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि हीरो को गर्व होना चाहिए कि वह एक कासल के अंदर मरेगा। लेकिन गॉब्लिन लॉर्ड की हैरानी के बीच सिगफ्रीड जवाब देता है कि आज मरने वाला वह खुद नहीं बल्कि गॉब्लिन होगा। उसी पल वह अपनी स्किल सुप्रीम कंटेम्प्ट एक्टिवेट कर देता है। इस स्किल की वजह से गॉब्लिन लॉर्ड के अटैक्स का डैमेज कम हो जाता है, जबकि गॉब्लिन को मिलने वाला डैमेज बढ़ जाता है क्योंकि उसका लेवल टोंग हान से ज्यादा था। सिगफ्रीड मॉन्स्टर पर हमला करते हुए कहता है कि वह कोई साधारण मर्सिनरी नहीं है। वह खुद को डिबफ मास्टर घोषित करता है। भयंकर लड़ाई के बाद आखिरकार गॉब्लिन लॉर्ड गिर जाता है और क्वेस्ट पूरा हो जाता है। ताउंगहन कहता है कि वही वह इंसान है जो एक दिन सबके ऊपर खड़ा होगा। उसी समय दिन भर की लड़ाई के बाद सूरज ढलने लगता है और मॉन्स्टर्स भी आजाद हो जाते हैं। गोल्डन गॉब्लिन की मौत के साथ ही सब खत्म हो जाता है। उसी समय मानबाच जांग एक गॉब्लिन को सिर पर मारकर गिरा देता है और समझ जाता है कि क्वेस्ट पूरा हो चुका है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट ने बॉस को खत्म कर दिया था और बाकी गॉब्लिन्स भी मारे जा चुके थे। थोड़ी देर बाद जिन लोगों को हल्की चोटें आई थीं, वे सब मिलकर टाउन को फिर से ठीक करने में लग जाते हैं। उधर बैरक्स में हमारा हीरो एक पोशन पीता है और खुश हो जाता है क्योंकि उससे उसका एचपी पूरी तरह रिस्टोर हो जाता है। आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं जब वह जोर से कहता है कि असली जिंदगी में किसी चीज की फीलिंग इतनी अच्छी नहीं होती जितनी टफ फाइट के बाद पोशन पीने की होती है। फिर भी सिगफ्रीड खुद हैरान था कि उसने गोल्डन गॉब्लिन को बिना किसी मदद के हरा दिया, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसके पास आखिरी स्किल एक्टिवेट करने के लिए माना नहीं होता तो वह जरूर हार जाता। यह स्किल लेवल गैप पर निर्भर करती थी और बाकी नर्फिंग स्किल से भी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन इसके कूलडाउन के कारण उसे इसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना पड़ता था। जब वह यह सोच रहा था कि अब शायद वह अपनी पावर ज्यादा समय तक सीक्रेट नहीं रख पाएगा, तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसकी हालत के बारे में पूछता है। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि बॉल्ट कमांडर बुलरिच था, जिसका एक हाथ अब नहीं था। बुलरिच हीरो की एनर्जी की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी हालत अब काफी बेहतर लग रही है। जब हीरो उससे पूछता है कि क्या उसे आराम की जरूरत नहीं है, तो सोल्जर हंसते हुए कहता है कि वह बोर्ड हो गया है और उसके लॉर्ड ने उसे आदेश दिया है कि वह हीरो को कास्टल तक ले जाए। तब सिगफ्रीड लॉर्ड के बारे में पूछता है क्योंकि पहले उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। बुलरिच बताता है कि हीरो के समय पर पहुंचने की वजह से लॉर्ड की जान बच गई और अब उसकी हालत बेहतर हो रही है। कमांडर हंसते हुए कहता है कि उसका मास्टर एक सच्चे वॉरियर की तरह मजबूत है, लेकिन हीरो को थोड़ा शक होता है क्योंकि लॉर्ड पहले बहुत कमजोर दिख रहा था। तोंगहान कमांडर के कटे हुए हाथ की जगह देखता है और उससे माफी मांगता है कि उसकी देर की वजह से उसका हाथ चला गया, लेकिन बॉल्ट कमांडर कहता है कि उसे हीरो से सिर्फ ग्रेटिट्यूड है क्योंकि उसकी वजह से पूरे डोमेन की जान बच गई। उसके लिए एक हाथ की कीमत अपने होमलैंड की सुरक्षा के सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर डिबफ मास्टर कहता है कि वह सच में एक ट्रू नाइट है। कमांडर यह सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि उन्हें जल्दी करना चाहिए क्योंकि सभी लोग हीरो का इंतजार कर रहे हैं। जब वे कासल के अंदर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत कांपते हुए बैरन बर्गमन करते हैं। बैरन तुरंत हीरो को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि वही उनके डोमेन का सेवियर है। प्रोटैगनिस्ट खुश होता है कि ओल्ड मैन अब पहले से बेहतर लग रहे हैं। वह अपना नाम सिगफ्रीड बताता है, जिससे लॉर्ड काफी प्रभावित होते हैं। कृतज्ञता दिखाने के लिए बैरन बर्गमन हीरो के सामने झुक जाते हैं, लेकिन हीरो कहता है कि ऐसा करना जरूरी नहीं है। तभी अचानक बैरन की पीठ में तेज दर्द उठता है और वह जमीन पर गिरने लगते हैं। गार्ड्स तुरंत उन्हें संभालने के लिए दौड़ते हैं। यह देखकर हीरो को कमांडर की वह बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि बैरन की सेहत एक वॉरियर जैसी मजबूत है। ओल्ड मैन माफी मांगते हुए कहता है कि वह अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है और फिर से हीरो का धन्यवाद करता है। सिगफ्रीड विनम्रता से जवाब देता है कि उसने तो बस आर्मी की मदद करने के लिए काम किया था और वह इतनी तारीफ के लायक नहीं है। लेकिन बैरन बर्गमन कहते हैं कि हीरो की विनम्रता का कोई मतलब नहीं क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बीरमन को बचाया है और गॉब्लिन्स से उनकी पीसफुल लैंड को मुक्त किया है। तभी तोंगहान की आंखें चमक उठती हैं जब वह सुनता है कि लॉर्ड उसके लिए एक थैंक यू गिफ्ट देना चाहते हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह उसका क्वेस्ट रिवॉर्ड है। खुश होकर वह ओल्ड मैन के पीछे पीछे कास्टल के अंदर चलता है
है, उम्मीद करते हुए कि इतनी लंबी और कठिन क्वेस्ट के बाद रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा। कास्टल के अंदर पहुंचकर हीरो उस चेंबर को पहचान लेता है। यही वह जगह थी जहां वह गॉर्गो से लड़ते समय गिरा था। अब असली आकार देखकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह चेंबर बहुत ही विशाल था। उसे वह लगभग एक ऑल्टर जैसा लगता है। ओल्ड मैन बताता है कि उसके एंसेस्टर्स में से एक एंटीक कलेक्टर था जिसने ये ट्रेजरी अपने कलेक्शंस रखने के लिए बनवाई थी, लेकिन समय के साथ ज्यादातर आइटम्स या तो खो गए या बेच दिए गए और अब उनमें से बस कुछ ही बचे हैं। फिर लॉर्ड हीरो से कहते हैं कि वह ट्रेजरी में से जो चाहे चुन सकता है। सीफ्रीड तुरंत एक बॉक्स खोलता है और देखकर चौंक जाता है। अंदर मर्सिडीज एटेलियर का एक कूपन था। बहुत समय पहले कॉन्टिनेंट में 3 फील्ड्स तेजी से बढ़ रहे थे, मैजिक, साइंस और फॉर्जरी। कई सदियों तक इन तीनों में लगातार विकास होता रहा, जब तक कि ये एक दूसरे के साथ मिलकर आर्टिफैक्ट्स बनाने की कला में बदल नहीं गए। आर्टिफैक्ट्स ब्लैकस्मिथिंग, मैजिक और एल्केमी का सबसे ऊंचा स्तर थे। दुनिया में 3 बड़े वर्कशॉप्स थे जिन्होंने आर्टिफैक्ट्स के क्षेत्र पर मोनोपोली बना ली थी। पहला था ऑटोनिका, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा था बुश द कार्मिलियन, जो खतरनाक वेपन्स बनाने के लिए जाना जाता था। लेकिन इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ था मर्सिडीज एटेलियर। इन तीनों को पूरे कॉन्टिनेंट में 3 ग्रेट वर्कशॉप्स के नाम से जाना जाता था। गॉब्लिन लॉर्ड को मारने के बाद हीरो को जो रिवॉर्ड मिला था वह दरअसल इसी महान वर्कशॉप की सर्विसेज लेने का कूपन था। हीरो देखता है कि इस कूपन से किसी भी आइटम को 12 टाइम्स एनहांस किया जा सकता है, चाहे उसका लेवल कुछ भी हो। ये देखकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि इसकी कीमत 1000 गोल्ड से भी ज्यादा हो सकती है। एलडी मैन समझाते हैं कि लगभग 7 सेंचुरीज पहले जब मर्सिडीज एटेलियर नया नया खुला था, तब उसे पैसों की भारी समस्या थी, इसलिए उन्होंने 1000 गोल्ड में ऐसे कूपन्स बेचने शुरू किए थे। उस समय यह एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता था, क्योंकि वर्कशॉप बहुत छोटा और नया था। फिर एक दिन एक व्यक्ति ने उस वर्कशॉप की आर्थिक समस्या खत्म करने में मदद की। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बैरन बर्गमन के एंसेस्टर काउंट ग्रैहम थे। ओल्ड मैन कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनके एंसेस्टर ने यह कूपन इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा था या दया के कारण, लेकिन उस फैसले से बाद में बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। अब बैरन कहते हैं कि यह कूपन आखिरकार उस व्यक्ति को मिल गया है जो इसके योग्य है, लेकिन सीफ्रीड कहता है कि यह रिवॉर्ड बहुत बड़ा है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। बैरन जवाब देते हैं कि यह कभी उनका पर्सनल पोजेशन था ही नहीं, यह तो उस डिसेंडेंट के लिए था जो काउंट ग्रेहम की लिनेज से योग्य साबित होगा, लेकिन ऐसा कोई डिसेंडेंट कभी सामने नहीं आया। हीरो को एहसास होता है कि बैरन अपने बेटे की क्षमता के बारे में ठीक से कुछ कह भी नहीं पा रहे, जिससे उसे समझ आ जाता है कि शायद वह बहुत कमजोर है। तभी ओल्ड मैन हीरो से एक फेवर मांगते हैं, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। बैरन बताते हैं कि बैटल के दौरान जब उन्हें बाहर ले जाया जा रहा था, तब वे थोड़ी देर के लिए होश में आए थे। उसी समय उन्होंने यंग मैन की आंखों में जलती हुई डिटर्मिनेशन देखी थी। यह सुनकर सिगफ्रीड थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है, क्योंकि नोबल उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसी पल उन्हें समझ आ गया था कि यह युवक भविष्य में महानता और फेम हासिल करेगा। फिर बैरन बर्गमन बताते हैं कि जो फेवर वह हीरो से मांगना चाहते हैं वह उनके सन से जुड़ा हुआ है। नोबल हीरो से कहता है कि वह भी अपने एंसेस्टर काउंट ग्रेहम की तरह एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। वह कहता है कि उसकी नज़र बहुत तेज है और वही उसकी कई कमियों की भरपाई करती है। कुछ देर सोचने के बाद सिगफ्रीड आखिरकार यह फेवर मान लेता है। बैरन उससे कहता है कि वह उसके सन से कैपिटल में जाकर मिले और इस तरह उसके पिता की काइंडनेस का बदला चुकाए। इस तरह हीरो को एक नया क्वेस्ट मिल जाता है, कैपिटल में जाकर बैरन के बेटे से मिलना। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसे अचानक एहसास होता है कि उसे यह कूपन तो वैसे भी मिल जाता, चाहे वह इस नए क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता या नहीं। यह समझकर उसे लगता है जैसे उसके साथ थोड़ा स्कैम हो गया हो। कास्टल से बाहर निकलते हुए हीरो सोचने लगता है कि इस मर्सिडीज एटेलियर कूपन का क्या करना चाहिए, लेकिन उसी समय उसे अपने मास्टर की याद आती है, जो जरूर उस पर चिल्लाते और उसे इतनी बड़ी गलती करने के लिए डांटते। ये सोचकर वह तय करता है कि वह कूपन अभी संभाल कर रखेगा, आखिर प्रॉफिट कमाने के और भी तरीके होते हैं। फिर सिगफ्रीड को याद आता है कि उसका हैमस्टर पूरे दिन से गायब है। उसे डर लगता है कि कहीं उसका पेट फिर किसी अजीब मुसीबत में न फंस गया हो। उसी समय ग्रेट फॉरेस्ट स्पिरिट हैम हैम कहीं पर खड़ा अपने पेट को हिलाते हुए डांस कर रहा था और लोगों से पूछ रहा था कि क्या उन्हें उसका परफॉर्मेंस पसंद आया। आसपास के एडवेंचरर्स उस क्यूट क्रीचर को देखकर हैरान रह जाते हैं।
हैम हैम कहता है कि वह चैरिटी में डांस नहीं करता, लोग उसे रिवॉर्ड के रूप में एक अकॉर्न देते हैं। हैमस्टर खुश होकर सोचता है कि अब उसे और ट्रिक्स दिखानी चाहिए। वह अपने मास्टर की नकल करने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका मास्टर ठीक उसके पीछे खड़ा है। तोंग हान उसे डांटता है और कहता है कि वह स्नैक्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। हैमस्टर जवाब देता है कि वह मजबूर है क्योंकि उसका मास्टर गरीब है। दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं कि हैमस्टर को मैजिक स्टोन्स खाना चाहिए या नट्स। तभी मैनबच जांग आता है और कहता है कि वे लोग हीरो को ढूंढ रहे थे। हीरो बताता है कि वह कासल में किसी से मिलने गया था। मनबाज कहता है कि हीरो ने अभी तक अपना रिवॉर्ड नहीं लिया। हीरो कहता है कि वह अभी वही लेने जा रहा है। फैट वॉरियर खुश होकर कहता है कि यह उसके लिए गेम में अब तक की सबसे बड़ी कमाई है, जबकि उसका दोस्त तो आखिरी समय पर भाग गया था। लेकिन ताओंग हान उनकी खुशी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वह यह नहीं बताता कि उसे 3 ग्रेट वर्कशॉप्स में से सबसे बड़े मर्सिडीज एटेलियर का कूपन मिला है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट को जेरिको मर्सिनरी गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट मिलता है। वह कहता है कि उसे हीरो को स्वस्थ देखकर खुशी हो रही है। वह बताता है कि हीरो की वजह से वह बच गया। हालांकि गिल्ड की बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ है और उसे ठीक कराने में बहुत पैसा लगेगा। फिर जेरिको हीरो को उसका रिवॉर्ड देता है, 5000 गोल्ड कॉइन्स। हीरो उसे धन्यवाद देता है और गिल्ड को हुए नुकसान के लिए माफी मांगता है। जेरिको समझ जाता है कि हीरो को लॉर्ड से कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट्स भी मिले होंगे, इसलिए वह कहता है कि वह इस बात को सीक्रेट रखेगा। हीरो उसकी इस बात की सराहना करता है। क्वेस्ट पूरा होने के बाद हीरो इस डोमेन को छोड़ने का फैसला करता है। रास्ते में वह सोचता है कि यहाँ बिताए गए कुछ ही दिनों में उसने कितनी तेजी से लेवल बढ़ाया। उसे शक होता है कि शायद डेइस ने उसे जानबूझकर यहाँ भेजा था, लेकिन जो भी हो, हीरो अपने मास्टर के प्रति आभारी महसूस करता है क्योंकि उसकी जर्नी की शुरुआत ही इतनी शानदार रही थी। तभी अचानक एक पावरफुल प्रेजेंस प्रकट होती है और जोर से चिल्लाती है, अपने स्टूडेंट को पुकारते हुए। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि यंग मैन के कानों में दर्द होने लगता है। इतनी तेज आवाज से हीरो और बाकी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वह लगभग उन्हें बहरा कर देती है। सिगफ्रीड को जैसे ही वह आवाज सुनाई दी जो किसी स्टूडेंट को पुकार रही थी, उसे लगा कि यह आवाज उसे जानी पहचानी लग रही है। उसने सोचा कि शायद उसका मास्टर बाहर उसका इंतजार कर रहा है। बाहर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगी क्योंकि सभी उस शक्तिशाली एनपीसी की प्रेजेंस से प्रभावित थे। हीरो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी डेइस नहीं है। वह सोर्ड्समैन कहता है कि आखिरकार उसने अपने डिसाइपल को ढूंढ लिया है और उसकी नजर सीधे हीरो की तरफ थी। यह सुनकर सिगफ्रीड पूछता है कि क्या वह उसी के बारे में बात कर रहा है। ओल्ड मैन इसकी पुष्टि करता है। हैमस्टर तुरंत मान लेता है कि यह इंटिमिडेटिंग सोर्ड्समैन ही हीरो का मास्टर होगा, लेकिन हीरो उसे मना कर देता है और कहता है कि यह आदमी बहुत ही शक्तिशाली है। हीरो तुरंत रून ऑफ इनसाइट इस्तेमाल करता है और देखकर चौंक जाता है। यह लेवल 361 का मशहूर एनपीसी था जिसका नाम डब्ल्यू थेगस था, जिसे सोर्ड एम्परर कहा जाता था और जो स्टेलर 5 का मेंबर था। हीरो की रिएक्शन देखकर ओल्ड मैन समझ जाता है कि उसे पहचान लिया गया है। वह खुद को 1 एज्ड सोर्ड का रूलर बताता है जो किसी भी चीज को काट सकता है। वह गर्व से कहता है कि वह स्टेलर 5 में सबसे मजबूत है। प्रोटैगनिस्ट इस ग्रुप के बारे में जानता था। स्टेलर 5 के सभी मेंबर्स पूरे कॉन्टिनेंट में मशहूर फाइटर्स थे और मास्टर्स माने जाते थे। ताओंग हान हैरान रह जाता है कि इतनी छोटी सी टाउन में उसे लेवल 361 का एनपीसी मिल गया, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने जंगल में अपने लेवल 999 मास्टर डीज से भी मुलाकात की थी। हीरो सोच ही रहा था कि शायद दूर दराज की जगहों पर ही पावरफुल एनपीसीज मिलते हैं। तभी वह ओल्ड मैन अचानक उसके सामने आ खड़ा होता है। हीरो घबरा जाता है और पूछता है कि वह उसे अपना स्टूडेंट क्यों कह रहा है। सोर्ड एम्परर जवाब देता है कि अगर उसने कह दिया है तो वही सच है। डब्ल्यू थगस मान लेता है कि हीरो अभी दुनिया के तरीकों से अनजान है, इसलिए वह अपनी महानता और स्टेलर 5 की ताकत के बारे में समझाने लगता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वह पहले से जानता है कि इस ग्रुप के सभी मेंबर्स बहुत शक्तिशाली हैं। ये सुनकर ओल्ड मैन थोड़ा नाराज हो जाता है क्योंकि हीरो उसकी ताकत से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। फिर ताओंग हान विनम्रता से कहता है कि उसका पहले से एक मास्टर है। ये सुनकर सोर्ड एम्परर कहता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है, वह बस अपने पुराने मास्टर को छोड़कर उसका स्टूडेंट बन सकता है। यह सुनकर हीरो गुस्सा हो जाता है। सिगफ्रीड कहता है कि ओल्ड मैन को सम्मान दिखाना चाहिए क्योंकि उसका मास्टर उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। यह सुनकर सोर्ड एम्परर सोचता है कि शायद उसका मास्टर सॉवरेन 3 में से किसी एक का डिसाइपल होगा, लेकिन हीरो कहता है कि उसका मास्टर तो उन तीनों से भी ज्यादा शक्तिशाली है, वह तो स्टेलर 5 से भी ऊपर है। सोर्ड एम्परर को यह बात मानना मुश्किल लगता है। वह खुद दशकों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 120 साल की उम्र में जाकर
बनकर मास्टर बना था, लेकिन जब उसने अपना सपना हासिल किया तो उसे खुशी की जगह खालीपन महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसने देखा कि एक एक्सपीरियंस्ड सोर्ड्समैन अपने स्टूडेंट को सोर्ड की कला सिखा रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि उसे भी एक स्टूडेंट चाहिए। तभी उसे लगा कि उसकी परफेक्ट सोर्ड स्किल्स किसी और को सिखाई जानी चाहिए ताकि वे उसके साथ खत्म न हो जाएं। इसलिए उसने पूरे कॉन्टिनेंट में घूम घूम कर एक योग्य डिसाइपल ढूंढना शुरू किया। उसे कई कैंडिडेट्स मिले, कुछ में अजीब क्वर्क्स थे और कुछ लगभग मरने की हालत में थे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि किसी यंग स्टूडेंट को मास्टर बनाने में 20 साल लग सकते हैं और वह खुद पहले ही 100 साल से ज्यादा का हो चुका था। फिर उसे याद आया कि उसने अभी तक बीरमन डोमेन का दौरा नहीं किया है, इसलिए वह यहाँ आया। जैसे ही उसने हीरो को देखा, उसे लगा कि यही वह इंसान है जो उसकी नॉलेज का असली वारिस बन सकता है। लेकिन उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद भी सिगफ्रीड ने उसे मना कर दिया। तब ओल्ड मैन कहता है कि इसी वजह से उसने एक गेम का प्रस्ताव रखा है। अब जब शब्दों से बात नहीं बनी तो हीरो समझ जाता है कि यह आदमी इतना शक्तिशाली है कि उससे भागना संभव नहीं। और तभी सिस्टम में एक नया क्वेस्ट प्रकट होता है। हीरो समझ जाता है कि अब उसे इस गेम में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। हीरो ने उस गेम के बारे में पूछा। तब डब्ल्यू थेगस ने समझाया कि यह बहुत सिंपल है। चैलेंजर को बस उस पर एक अटैक करना होगा। जीतने के लिए यंग वॉरियर को बस उसे थोड़ा सा भी डैमेज पहुंचाना होगा, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। ओल्ड मैन ने यह भी कहा कि उनके बीच पावर गैप बहुत बड़ा है, इसलिए वह माना का इस्तेमाल नहीं करेगा। वह सिर्फ अपनी आर्मर से खुद को डिफेंड करेगा। यह सुनकर तोंग हान सोचने लगता है कि यह आइडिया कितना अजीब है, जबकि सोर्ड्समैन अपनी ताकत का घमंड कर रहा था। फिर हीरो को याद आता है कि सोर्ड्समैन ने साफ कहा था कि वह माना इस्तेमाल नहीं करेगा। तभी डब्ल्यू थगस पूछता है कि क्या वह पीछे हटना चाहता है। हीरो पूछता है कि क्या उसे उसका नाम पता है। सोर्ड एम्परर कहता है कि नाम मायने नहीं रखते, वह बाद में भी जान सकता है। यह सुनकर यंग वॉरियर अपनी मेस निकाल लेता है और कहता है कि ओल्ड मैन को उससे मतलब नहीं है कि वह कौन है, उसे तो बस कोई चाहिए जो उसकी विल इनहेरिट करे। हीरो अपनी सभी स्किल्स एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि वह कभी ऐसे आदमी का स्टूडेंट नहीं बनेगा जो डिसाइपल्स को इतनी साधारण चीज समझता हो। ओल्ड वॉरियर जवाब देता है कि यह बात तभी सुनेगा जब चैलेंजर उसे हरा दे। डिटर्मिन्ड टोंग हान को पूरा भरोसा था कि वह जीत सकता है। वह तेजी से सोर्ड्समैन की तरफ दौड़ता है और कहता है कि वह यह गेम जीत जाएगा। सोर्ड एम्परर सोचता है कि इनएक्सपीरियंस्ड यूथ शायद उसके शरीर के किसी स्पेसिफिक पार्ट को नर्व करेगा और वहीं अटैक करेगा। ओल्ड मैन को पूरा विश्वास था कि ऐसी ट्रिक्स उस पर काम नहीं करेंगी। वह आसानी से समझ सकता था कि कौन सा हिस्सा डिबफ्ड होगा, लेकिन जैसे ही वह उस वीक स्पॉट को पहचानने की कोशिश करता है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जिस जगह को डिबफ किया गया था वह पहले से ही शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा था। अगले ही पल हीरो सीधे उसकी तरफ दौड़ता है और पूरी ताकत से अपनी मेस ऊपर उठाकर वार करता है। अचानक जोरदार दर्द के साथ एक विशाल शॉकवेव पैदा होती है। आसपास खड़े लोग कुछ पल के लिए बहरे और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। उधर मन बक जंग और एक एनपीसी उस वॉरियर की टैलेंट के बारे में बात कर रहे थे जिसने लो लेवल होते हुए भी गॉब्लिन लॉर्ड को हरा दिया था। तभी जेरिको अचानक सबका ध्यान उस दिशा में दिलाता है जहां स्टेलर 5 का मेंबर खड़ा था। सब लोग हैरान रह जाते हैं। सोर्ड एम्परर अब यूथेगस बिना हिले खड़ा था, लेकिन वह हार चुका था। हीरो समझ जाता है कि इवन मास्टर्स भी अपने सीक्रेट ऑर्गन्स को रिइंफोर्स नहीं कर सकते। वह खुद भी इस जीत पर ज्यादा गर्व नहीं करता, लेकिन कहता है कि यह ओल्ड मैन के लिए एक लेसन होना चाहिए कि ऐसे गेम्स नहीं खेलने चाहिए। गेम जीतने के बाद उसे रिवॉर्ड मिलने वाला था, लेकिन ताओंग हान मन ही मन सोचता है कि सबसे अच्छा रिवॉर्ड तो यही होगा कि उसे इस बूढ़े आदमी से फिर कभी न मिलना पड़े। तभी शेकन हैम हीरो से पूछता है कि अभी क्या हुआ। हीरो तुरंत अपने पेट को चेक करता है। हैमस्टर कहता है कि सोर्ड एम्परर की पावर से उसके सिर में दर्द हो रहा है। यह सुनकर हीरो को राहत मिलती है कि उसका पेट सुरक्षित है। हीरो कहता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि सोर्ड्समैन होश में आ जाए। तभी उसे याद आता है कि अभी उसका एक और काम बाकी है। हैम उसे याद दिलाता है कि उन्हें गोल्डन गॉब्लिन की बॉडी ढूंढनी है। हीरो कहता है कि उसे उस मॉन्स्टर का ब्लड चाहिए, क्योंकि अगर वह सड़ने से पहले मिल जाए तो उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। यह सोचकर दोनों तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। 30 years ago किंगडम ऑफ मैकलन के अंदर सोका रूइंस में एक लेवल 500 पाइथन दिखाई दिया था। यह जगह उन एडवेंचरर्स के बीच बहुत प्रसिद्ध थी जिनका लेवल 40 से 68 के बीच होता था। वहीं पास में एक बड़ी प्लेयर हब भी थी जहां कई प्लेयर्स नए पार्टी मेंबर्स ढूंढ रहे थे और कुछ लोग पैसे लेकर दूसरों को लेवल अप कराने की सर्विसेज दे रहे थे। इसी जगह एक ब्राउन हेयर्ड गर्ल खड़ी थी जो नए टीममेट की तलाश में परेशान दिखाई दे रही थी। ब्राउन हेयर्ड लड़की के पास एक आदमी आता है और पूछता है कि क्या उसे डीलर चाहिए, क्योंकि वह अपना नया वेपन टेस्ट करना चाहता है। लेकिन लड़की कहती है कि उनकी पार्टी को सिर्फ
बफर चाहिए। यह सुनकर वह आदमी नाराज होकर चला जाता है क्योंकि वहां मौजूद लगभग हर पार्टी किसी सपोर्ट टाइप प्लेयर की तलाश में थी। लेवल 48 एलिमेंटल मेज गॉसरन हैरान थी कि इतनी बड़ी क्राउड में एक भी प्रीस्ट या बफर नहीं था। उसे जल्दी समझ आ गया कि बाकी सभी लोग भी सपोर्ट क्लास की तलाश में घंटों से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह हार मानने वाली थी, उसे रूइंस में एक नया चेहरा दिखाई देता है। वह सोचती है कि शायद यह कोई बिगिनर है। क्यूरियस होकर वह तुरंत रून ऑफ इनसाइट इस्तेमाल करके उसके स्टैट्स देखने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह उसे एग्जामिन करती है, वह चौंक जाती है। अचानक गॉसरन हीरो को रोक लेती है। सिगफ्रीड और उसका पेट दोनों थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके आसपास एक चमकती हुई ऑरा दिखाई दे रही थी। रेड चीक्स वाली लड़की उससे पूछती है कि क्या वह उसकी पार्टी में शामिल होना चाहेगा। कुछ देर बाद सीन बदलता है। प्रोटैगोनिस्ट एक मशीन के जरिए पेमेंट कर रहा था। पिछली क्वेस्ट खत्म होने के बाद उसने तय किया कि अब उसे रियल वर्ल्ड की कुछ समस्याएं सुलझानी चाहिए। उनमें सबसे बड़ी समस्या उसके पिता का कर्ज था, जो लगभग $225,000 था। उसे याद आता है कि जो लोन शार्क्स अक्सर उसे डराने आते थे, वे कुछ समय से दिखाई नहीं दिए। वह इसे अच्छा संकेत मानता है और खाना खाने के लिए खुशी खुशी सड़क पर चल पड़ता है, उम्मीद करते हुए कि शायद अब वह उनसे दोबारा कभी न मिले। लेकिन तभी उसकी नज़र एक लग्जरी कार पर पड़ती है जिसमें एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था। हीरो सोचने लगता है कि ऐसी कार कितनी महंगी होगी। उसे याद आता है कि पिछली क्वेस्ट से उसे अच्छा प्रॉफिट मिला था। फिर भी वह जानता था कि गोल्डन गॉब्लिन के साथ उसकी लड़ाई काफी हद तक लक थी। लो लेवल प्लेयर्स को हाई रिवॉर्ड क्वेस्ट्स बहुत कम मिलते हैं। ब्रेव न्यू वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम असली दुनिया जितना ही जटिल था। जो प्लेयर्स लेवल 200 से ऊपर होते हैं, उन्हें बहुत प्रॉफिटेबल क्वेस्ट्स मिलते हैं। वे लोअर लेवल प्लेयर्स को पिगी बैकिंग के जरिए लेवलिंग में मदद करके भी पैसा कमा सकते हैं। अगर कोई गेमर बहुत अच्छा खेलता है तो वह इस गेम से प्रोफेशनल करियर भी बना सकता है। कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स तो अपने चार्म और स्किल्स से स्ट्रीमिंग शुरू कर देते हैं और अच्छी कमाई करने लगते हैं। हीरो सोचता है कि अगर वह भी अपने लेवल्स बढ़ा ले तो शायद उसके पास भी कमाने के बेहतर मौके होंगे। हालांकि उसके पास अभी कैप्सूल के अलावा कोई कीमती चीज नहीं थी, फिर भी टोंग हान सपना देखता है कि एक दिन उसके पास भी एक एक्सपेंसिव कार होगी और एक बड़ा पेंट हाउस भी। वह यह भी सोचता है कि शायद किसी दिन उसे किसी सुंदर लड़की से प्यार भी हो जाए। लेकिन तभी उसका पेट उसे रियलिटी में वापस ले आता है। सिगफ्रीड गॉसरन से कहता है कि वह फिर से बताए कि उसने क्या कहा था, क्योंकि वह ध्यान नहीं दे रहा था। जब उसे पता चलता है कि वह अपनी पार्टी के लिए बफर ढूंढ रही है, तो हीरो को समझ आता है कि उसने उस पर रून ऑफ इनसाइट इस्तेमाल किया था और उसे सपोर्ट क्लास समझ लिया। ये सोचकर वह थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि शायद लड़की उसकी तरफ इंटरेस्टेड है। वह मना करने ही वाला था कि अचानक हैम उसकी जगह हाँ कह देता है। हीरो तुरंत अपने पेट पर चिल्लाने लगता है, लेकिन हैमस्टर उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता। वह कहता है कि उसका मास्टर इतना भी नहीं समझ पाया कि लड़की को शायद वह पसंद है। दोनों के बीच बहस चलती रहती है। मीनवाइल लड़की क्यूरियस होकर हैमस्टर को देखती है और समझ जाती है कि यह हीरो का पेट है। अब हीरो के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचता क्योंकि उसे किसी न किसी समय अपनी स्किल्स दिखानी ही थी। वह गॉसरन से पूछता है कि क्या वह पीछे से सपोर्ट स्पेल्स कास्ट कर सकता है। गॉसरन तुरंत कहती है कि इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि उनके पास फ्रंट लाइन के लिए डीलर्स पहले से हैं। फिर वह पपी आइज बनाकर पूछती है कि क्या वह उसकी पार्टी ज्वाइन करेगा। ये देखकर हैमस्टर के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है, जबकि हीरो चुप खड़ा रहता है। आखिरकार सिगफ्रीड उसकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। उसी दिन बाद में रूइंस के फार वेस्ट हिस्से में हीरो आसपास की जगह को ध्यान से देखने लगता है। ये रूइंस कभी एक विशाल सिटी हुआ करती थी जिसे 30 इयर्स अगो एक मॉन्स्टर पाइथॉन द लाइटनिंग सर्पेंट ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि वह मॉन्स्टर अब मर चुका था, लेकिन उसकी पावर ने जमीन को कंटेमिनेट कर दिया था। इसी वजह से यह जगह अब लाइट एट्रीब्यूट मॉन्स्टर्स के नेचुरल स्पॉन पॉइंट में बदल गई थी। ये पढ़कर हीरो समझ जाता है कि यहाँ के मॉन्स्टर्स के पास लाइट पावर्स क्यों हैं। पार्टी के एक मेंबर ने गॉसरन से हीरो के बारे में सवाल किया। उसे शक था कि इतने लो लेवल का प्लेयर उनके लिए कितना यूजफुल होगा, लेकिन एलिमेंटल मेज ने कहा कि यह समस्या नहीं है क्योंकि हीरो सपोर्ट देगा जबकि बाकी लोग फ्रंट लाइन में लड़ेंगे। उसने यह भी कहा कि इमरजेंसी में वह खुद मदद करेगी। ये सुनकर उस आदमी को लगा कि शायद गॉसरन की काइंडनेस उसे थोड़ा नाइव बना रही है। उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि एक डिबफर ज्यादा इफेक्टिव होगा। गॉसरन ने जवाब दिया कि उन्हें कोई प्रीस्ट या नॉर्मल सपोर्ट क्लास मिल ही नहीं पाया, इसलिए जो भी है उसी के साथ उन्हें मेहनत करनी होगी। अचानक मेज को कुछ अजीब महसूस होता है। वह तुरंत अपने साथी का सिर नीचे कर देती है और दोनों एक तेज अटैक से बच जाते हैं। उसी समय सिगफ्रीड समझ जाता है कि वे उन मॉन्स्टर्स के सामने आ गए हैं जो पाइथन द लाइटनिंग सर्पेंट की पावर से संक्रमित थे।
वे क्रीचर्स थे लेजरलिंग्स, लेवल 35 के लाइट एलिमेंट स्पिरिट्स जो हमेशा पैक्स में अटैक करते हैं। पार्टी लीडर तुरंत अपने टीममेट्स को कॉम्बैट के लिए तैयार होने को कहती है। वह बताती है कि वह और दूसरा मेंबर सेंटर में लड़ेंगे, जबकि टैंकर फ्रंट लाइन में मॉन्स्टर्स को रोकेगा। फिर वह हीरो से कहती है कि वह पीछे से स्पेल्स कास्ट करे। अगले ही पल स्पिरिट लिजर्ड्स हमला कर देते हैं और मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच फियर्स बैटल शुरू हो जाता है। सोर्ड्समैन अपनी वेपन से एक पावरफुल स्लैश करता है, लेकिन पार्टी मेंबर उसे चेतावनी देता है कि वह अपनी टैंकीनेस पर ज्यादा भरोसा न करे और डैमेज अवॉइड करे। वह आदमी कहता है कि वह ठीक है, लेकिन फिर शिकायत करता है कि उनकी टीम में कोई हीलर नहीं है जो वुंड्स हील कर सके या एबिलिटीज एनहांस कर सके। वह कहता है कि इतने छोटे मॉन्स्टर्स के खिलाफ डिबफ्स बेकार हैं। उसे हीरो की मौजूदगी से भी इरिटेशन होती है, क्योंकि वह भी रिवॉर्ड्स में हिस्सा लेगा। वह अभी यह कह ही रहा था कि उन्हें किसी बड़े टारगेट की तरफ बढ़ना चाहिए, तभी अचानक उसके ऊपर कई लाइट डॉट्स दिखाई देने लगते हैं। वह समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। अगले ही पल हर दिशा से अटैक्स आते हैं और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। कुछ ही सेकंड में वह गिर पड़ता है। उसकी टीममेट यह देखकर हैरान रह जाती है। चारों तरफ काउंटलेस लेजरलिंग्स ने उन्हें घेर लिया था। गर्ल तुरंत समझ जाती है कि यह लिजर्ड पैक बहुत बड़ा है। गॉसरन सबको रिट्रीट करने को कहती है, लेकिन वे कहीं भाग नहीं सकते। एलिमेंटल मेज को पछतावा होने लगता है कि उसे पहले ही ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। एनिमीज की संख्या अचानक बहुत बढ़ गई थी, इसलिए वह अपने 3 टीममेट्स को रिटर्न स्क्रोल्स देने का फैसला करती है ताकि वे बचकर निकल सकें, जबकि वह खुद मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए पीछे रुक जाएगी। लेकिन उसकी हैरानी की सीमा नहीं रहती जब हीरो खुद फ्रंट लाइन में आ जाता है और कहता है कि इन स्क्रोल्स का इस्तेमाल बेकार होगा। गॉसरन समझ जाती है कि हीरो ने उसकी प्लान पहचान ली है। हीरो कहता है कि वह जानता है कि गॉसरन इतनी काइंड है कि वह खुद सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाएगी। वह कहता है कि एक दिन लोग उसकी काइंडनेस का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। फिर वह उसे कहता है कि वह स्क्रोल खुद के लिए इस्तेमाल करे। यह सुनकर गॉसरन उसकी चिंता करने लगती है, लेकिन ताओंग हान कहता है कि भागने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिचुएशन उतनी डेंजरस नहीं है। अचानक पूरा बैटलफील्ड एक स्ट्रेंज ऑरा से भर जाता है। जोन ऑफ मॉर्टेलिटी और जोन ऑफ फ्रेल्टी एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। हीरो कहता है कि अब जब उसकी स्किल्स एक्टिवेट हो चुकी हैं तो वे आराम से पूरे लेजरलिंग्स पैक को खत्म कर सकते हैं। यह सुनते ही चारों की पार्टी दोबारा पूरी ताकत से लड़ाई शुरू कर देती है। एडवेंचरर्स में से एक एड्रेनलिन से भर जाता है और तेजी से एनिमी की तरफ दौड़ता है। वह एक एक स्लैश में कई लिजर्ड्स को मारने लगता है और हैरान होता है कि उसके एनिमीज कितने फ्रेजाइल हो गए हैं। हीरो उन्हें चेतावनी देता है कि उसकी स्किल्स पावरफुल हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स के ओरिजिनल स्टैट्स वही हैं, इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा। सीफ्रीड खुद भी हैरान था कि यह बैटल कितना आसान हो गया था। वह बस अपने डीबफ स्पेल्स कास्ट कर रहा था और फिर भी लगातार EXP मिल रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि शायद उसे एक स्पेशलाइज्ड डीबफर बनना चाहिए। तभी किसी ने सिगफ्रीड को आने वाले अटैक के बारे में चेतावनी दी। उसी पल गॉसरन तेजी से आगे आई और अपने स्पेल से हीरो को शील्ड कर लिया। फिर उसने तुरंत उसकी हालत देखी। हीरो ने उसका धन्यवाद किया कि उसने सही समय पर उसे बचा लिया। उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले भी उसने अपने एक पार्टी मेंबर को इतनी ही तेजी से बचाया था। यह देखकर हीरो को एहसास होता है कि उसके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं, इतने तेज कि वे आर्चर या रोग क्लास के लिए ज्यादा उपयुक्त लगते हैं। इससे उसे लगता है कि शायद वह एलिमेंटल मेज बनकर अपनी असली पोटेंशियल को वेस्ट कर रही है। थोड़ी देर बाद अचानक लेवल अप हो जाता है। पार्टी के सभी मेंबर्स कम से कम एक लेवल बढ़ा लेते हैं। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। किसी को तो यह तक लगने लगता है कि शायद वे हैकिंग कर रहे हों। फिर कोई मजाक में पूछता है कि क्या उन्हें सिटी एक्सपीरियंस पसंद आया। सीफ्रीड मुस्कुराकर कहता है कि उसे खुशी है कि उसकी स्किल्स की वजह से सब इतने खुश हैं, जबकि कुछ देर पहले तक वे उसकी एबिलिटी पर शक कर रहे थे। वह आदमी जो पहले उसके बारे में अनश्योर था, अब कहता है कि उसे शुरू से ही हीरो पर भरोसा था। मीनवाइल गॉसरन कहती है कि वह बाकी सपोर्ट से कहीं ज्यादा यूजफुल है। ये देखकर ताओंग हान समझ जाता है कि डीबफर्स अक्सर अपने पोजीशन का फायदा क्यों उठाते हैं। वह आदमी अब उसकी इतनी तारीफ कर रहा था ताकि उससे अच्छा रिलेशन बना सके। फिर गॉसरन कहती है कि उसने पहले कभी डिबफ स्पेशलाइज्ड क्लास नहीं देखी। वह हैरान होकर पूछती है कि क्या यह कोई हिडन क्लास है। यह सुनकर हीरो चौंक जाता है। वह तुरंत झूठ बोलता है और कहता है कि अगर यह हिडन क्लास होती तो वह किसी मेजर लीग में शामिल हो जाता और दूसरे प्लेयर्स से अपना EXP फार्म करवाता। जब उससे उसकी क्लास का रैंक पूछा जाता है तो वह कहता है कि यह बस एक यूनिक क्लास है जो सिर्फ डिबफ्स के लिए अच्छी है। उस आदमी को लगता है कि शायद यह डेवलपर्स का कोई नया फीचर होगा। गेम में क्लासेस 4 रैंक्स में डिवाइडेड थीं, लेकिन सेकेंडरी क्लास के बदलने पर एक हिडन कैटेगरी भी हो सकती थी। इससे टोंग हान को एहसास होता है कि उसे अपनी पावर्स छुपा कर रखनी चाहिए। उसने सोचा कि अपने एबिलिटीज दिखाना शायद गलती थी। तभी गॉसरन उसके पास आती है और उसे उनके रिवॉर्ड्स देने लगती है। लो ग्रेड क्रिस्टलाइज्ड लाइट्स
जो पाइथन की पावर के अवशेष थे। हीरो कहता है कि यह रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन वह समझाती है कि उनकी पार्टी में हमेशा ट्रेजर्स सपोर्ट प्लेयर को दिए जाते हैं। फिर वह उसे धन्यवाद देती है कि उसकी वजह से पूरा रन इतना आसान हो गया। आखिरकार हीरो रिवॉर्ड स्वीकार कर लेता है। अचानक गौसरान उसका हाथ पकड़ लेती है और मासूम चेहरे से पूछती है कि क्या वह कुछ और समय के लिए उनकी पार्टी में रहेगा। हीरो कहता है कि वह कुछ समय और उनके साथ रहेगा, क्योंकि हर रेड के लिए नई पार्टी ढूंढना बहुत परेशानी का काम है। ये सुनकर बाकी पार्टी मेंबर्स खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब एक टैलेंटेड डिबफर उनकी टीम का हिस्सा था। सिगफ्रीड सोचता है कि यह सब किसी नॉर्मल गेमिंग लाइफ जैसा है और वह खुश होता है, लेकिन उसका पेट हैम उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि उसने पार्टी सिर्फ उस लड़की की वजह से ज्वाइन की है। इसके बाद 7 डेज गुजर जाते हैं। पार्टी ने सोहोका के इंटरवेंशन होटल के सामने अपना काम खत्म किया। उन्हें गोल्डन गॉब्लिन जैसी बड़ी क्वेस्ट तो नहीं मिली, लेकिन हीरो ने छोटे छोटे अचीवमेंट्स हासिल किए, जैसे कि अपने सपोर्ट स्किल्स में नए एबिलिटीज जोड़ना। फिर हैमस्टर उससे पूछता है कि क्या वह लॉग ऑफ करने से पहले वही रिचुअल करेगा। हीरो कहता है कि हाँ, क्योंकि उसे अपनी स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले वह अपनी पिछली मिशन से मिले क्रिस्टल्स इकट्ठा करता है। फिर वह अपनी नई स्किल अब्जॉर्ब एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करता है। यह स्किल उसे स्टोन्स को अब्जॉर्ब करके 0.36 लाइट एट्रीब्यूट रेजिस्टेंस और 0.36 लाइट एनर्जी देती है। यह स्किल लेवल 35 पर अनलॉक हुई थी। इससे हीरो एट्रीब्यूट्स अब्जॉर्ब करके उनके खिलाफ डिफेंस बढ़ा सकता था। अगर वह काफी एनर्जी इकट्ठा कर ले तो वह उसी एट्रीब्यूट से नई स्किल्स भी बना सकता था। यह स्किल उसकी बाकी पावर्स को भी एट्रीब्यूट एनर्जी से एनहांस कर सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसे नहीं पता था कि कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, इसीलिए उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी एबिलिटीज कब अपग्रेड होंगी। सिगफ्रीड यह भी सोच रहा था कि वह पार्टी छोड़ देगा, क्योंकि लेवल 45 पर उसे फ्लाइंग स्पर अनलॉक होने वाला था। इसीलिए उसने तय किया कि डिजायर्ड लेवल मिलते ही अगले दिन वह पार्टी को बता देगा कि वह जा रहा है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि गोसरन ने उससे कितनी कोमल आवाज में कहा था कि वह कुछ और समय उनके साथ रहे। इससे वह शर्माने लगा और उसने तय किया कि वह अगले दिन फैसला करेगा। अब BNW में एक नया दिन शुरू हो चुका था। तब तोंगहन ने दरवाजा खोला और देर से आने के लिए माफी मांगी, लेकिन तभी उसने देखा कि वहां बहुत सारे एडवेंचरर्स मौजूद थे। उसने अपने पेट से पूछा कि क्या उसके ऑफलाइन रहने के दौरान कुछ हुआ था, लेकिन हैमस्टर भी उतना ही अनजान था। तभी एक एडवेंचरर ने हीरो को डिबफ मास्टर के रूप में पहचान लिया। इसके साथ ही सब लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े और हर प्लेयर उससे अपनी पार्टी में शामिल होने की विनती करने लगा। इस तरह हीरो अचानक परेशान करने वाले ऑफर्स की भीड़ में फंस गया। तभी अचानक एक सेवियर ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह और कोई नहीं बल्कि एलिमेंटल मेज थी, जिसने अपनी विंड पावर्स का इस्तेमाल करके भीड़ के बीच रास्ता बना लिया। फिर उसने 2 रिटर्न स्क्रोल्स निकाले, जिससे हीरो कंफ्यूज्ड हो गया। अगले ही पल डीबफ मास्टर और एलिमेंटल मेज टेलीपोर्ट होकर वहां से गायब हो गए और एक नई जगह पर पहुंच गए। फिर गौसरान ने कहा कि टेलीपोर्टेशन उसे हमेशा असहज महसूस कराता है। प्रोटैगनिस्ट ने उस जगह को पहचान लिया, क्योंकि यही वह जगह थी जहां उन्होंने पहली बार साथ में ट्रेड किया था। एलिमेंटल मेज ने कहा कि वह खुश है कि उसने रिटर्न स्क्रोल के लिए इसी जगह को सेट किया था, हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सिगफ्रीड ने इस अजीब स्थिति की वजह पूछी, तब लड़की ने उसे कुछ दिखाने का फैसला किया, एक वीडियो जिसमें वह अपनी नर्फिंग पावर्स इस्तेमाल कर रहा था। फिर उसने बताया कि यह फुटेज ब्रेव न्यू वर्ल्ड के सभी गेमर्स देख चुके हैं। वह रिकॉर्डर का नाम बताने ही वाली थी कि प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि वह कौन था। वह वही मेंबर था जो फुटेज में दिखाई नहीं दे रहा था। फिर गौसरन ने बताया कि वह आदमी पार्टी छोड़कर चला गया और शायद खुद को सुरक्षित समझकर उसने यह फुटेज ऑनलाइन लीक कर दिया। लड़की ने कहा कि उसे उसके बिट्रेयल के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। तब हीरो ने कहा कि वह ऐसे लोगों को जानता है जो शुरुआत में अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में धोखा दे देते हैं। अपने पार्टी मेंबर की इस बिट्रेयल ने उसे अपने पुराने गिल्डमेट की याद दिला दी। फिर गौसरन ने माफी मांगी और खुद को दोष दिया कि उसने हीरो से उनके साथ रहने के लिए जोर दिया था, लेकिन हीरो ने कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यंग मैन ने उसे धन्यवाद दिया कि उसने उसे उस भीड़ से बाहर निकाला। जब उसने हीरो से उसकी आगे की योजना के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे जल्दी लेवल बढ़ाना है ताकि लेवल 45 तक पहुंच सके और फिर यहां से जा सके। कुछ हिचकिचाहट के बाद लड़की ने हिम्मत जुटाई और हीरो से बात करने का फैसला किया। उसने हल्की शर्म के साथ पूछा कि क्या वह सिर्फ उसके साथ टीम अप करना चाहेगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि यह एरिया अब मॉन्स्टर्स से भरा नहीं है जैसा पहली बार था। उसने बताया कि यह उनकी पार्टी और खासकर उनके यूनिक सपोर्ट की वजह से हुआ है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट थोड़ा असहज महसूस कर रहा था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसके साथ 2 मैन पार्टी करेगा। उसे लगा कि उसे इस ऑफर को मना कर देना चाहिए था, फिर भी वह उसकी एंजेलिक स्माइल देखकर मना नहीं कर पाया। तभी हैमस्टर को अपनी कही हुई बात याद आई और उसने फिर से कहा कि लड़की हीरो में इंटरेस्टेड है।
यह सुनकर ताओंग हान गुस्सा हो गया क्योंकि हैमस्टर घमंड दिखा रहा था। तब हैमस्टर ने कहा कि उसका मास्टर लड़कियों के मामले में बिल्कुल बेवकूफ़ है। फिर हैम ने हीरो को बताया कि वह जल्द ही अपनी पहली स्किल हासिल करने वाला है। उसने याद दिलाया कि वह उसके साथ इवॉल्व होता है और हीरो के मजबूत होने पर नई स्किल्स अनलॉक करता है। हीरो इसे चेक करने ही वाला था कि अचानक एलिमेंटल मेज उसके बहुत करीब आ गई और कहने लगी कि यह बहुत अद्भुत है क्योंकि सिर्फ हाई रैंक पेट्स ही पावर्स प्राप्त कर सकते हैं। तब क्रीचर ने उसे सुधारते हुए कहा कि वह कोई पेट नहीं है। उसने कहा कि वह ग्रेट फॉरेस्ट स्पिरिट है जिसने प्रोटैगनिस्ट के साथ इक्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसका मतलब है कि वह उसका पेट नहीं है। फिर उसने माफी मांगी और कहा कि उसने उनके रिश्ते को गलत समझ लिया था क्योंकि पेट उसे मास्टर कह रहा था। तब क्रीचर ने कहा कि वह मजबूर था और यह कहते हुए उसने एंजेलिक एलिमेंटल मेज की ओर देखा। अब हीरो ने उससे पूछा कि वह उसके साथ इतनी काइंडनेस क्यों दिखा रही है, यह मानते हुए कि यह उसकी डीबफ मास्टर क्लास की वजह से है, लेकिन उसने कहा कि यह पूरी वजह नहीं है। ये सुनकर तोंग हान घबरा गया क्योंकि लड़की ने कहा कि उसकी हैंडसमनेस भी उसकी रुचि का कारण है, लेकिन उसकी हैरानी के लिए वह बस मजाक कर रही थी और हैमस्टर यह सब दिलचस्पी से देख रहा था। फिर गौसरान ने बताया कि शुरुआत में वह उसे उसकी क्लास की वजह से चाहती थी, लेकिन अब वह उसे एक और कारण से अपने साथ रखना चाहती है। यह सुनकर हीरो की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने कहा कि हीरो उसके लिए एक मिस्ट्री है। लड़की ने कहा कि वह सिर्फ गेम में ही नहीं बल्कि उसकी रियल पर्सनैलिटी में भी दिलचस्पी रखती है। यह सुनकर एम्बैरेस्ड प्लेयर ने कहा कि वह कोई खास गेमर नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसके एक्शंस देखकर वह समझ गई है कि वह दिल से अच्छा इंसान है। उसके अनुसार सपोर्ट ने सिर्फ अपनी स्किल्स से टीम की मदद नहीं की, बल्कि उसने हमेशा उनकी पोजीशन, गियर की हालत और इन्वेंट्री में पोशंस की भी जांच की। लड़की ने कहा कि उसने कभी इतना कंसिडरेट सपोर्ट नहीं देखा, लेकिन असल में यह सब उसकी पुरानी आदतें थीं जब वह एक गिल्ड का मास्टर था। फिर एलिमेंटल मेज ने कहा कि इन्हीं क्वालिटीज की वजह से वह गेम के कैरेक्टर के पीछे छिपे असली सीफ्रीड के बारे में जानना चाहती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि गेम के बाहर वह कोई खास इंसान नहीं है। तभी अचानक जमीन में दरार पड़ गई और तीनों अचानक उसमें गिरने लगे। दोनों समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है क्योंकि वे अचानक जमीन के नीचे दब गए थे। तब सिस्टम ने हीरो को बताया कि वह अनकॉन्शियस हो गया है और 5 सेकंड्स बाद होश में आएगा। थोड़ी देर बाद हीरो ने आंखें खोली और घबरा गया। ताओंग हान सोचने लगा कि जमीन अचानक क्यों खुल गई। तभी कोई उसे देखने आया। वह उसकी पार्टी मेंबर और उसका स्पिरिट एनिमल था। हीरो ने तुरंत देखा कि एलिमेंटल मेज के कंधे पर चोट लगी हुई है, लेकिन वह इसे छिपाने की कोशिश कर रही थी। तब हैम ने बताया कि गिरते हुए मलबे से उसे बचाने की कोशिश करते समय वह घायल हो गई थी। हीरो ने उससे माफी मांगी कि वह उसकी वजह से इस खतरनाक स्थिति में आ गई, लेकिन लड़की ने कहा कि वह ठीक है और उसने पोषण पी लिया है, इसलिए वह जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर लड़की ने पूछा कि क्या हीरो को भी कुछ अजीब लगा। जब दोनों ने आसपास देखा तो उन्हें पता चला कि वे रुइंस के नीचे ऑजरी कल्ट के रिसर्च सेंटर में पहुंच गए हैं। ताओंग हान ने कहा कि वह इस कल्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन गौसरन ने भी कहा कि वह भी इसके बारे में अनजान है और यह जगह काफी सस्पिशियस लग रही है। उसने अंदाजा लगाया कि इस एरिया में मॉन्स्टर्स की संख्या अचानक बढ़ने का कारण यही जगह हो सकती है। वहां बहुत सारे मरे हुए लेजरलिंग्स की लाशें पड़ी थीं और ऐसा डंजन इस रीजन में नहीं होना चाहिए था। दोनों को समझ आ गया कि वे एक हिडन डंजन में आ गए हैं। ऐसे डंजन्स में खास क्वेस्ट्स और पावरफुल बॉसेस होते हैं, जैसे पहले गोल्डन गॉब्लिन था। लड़की तब थोड़ा अजीब महसूस करने लगी जब उसने देखा कि प्रोटैगनिस्ट की आंखें चमकने लगी थीं, क्योंकि वह वहां मिलने वाले रिवॉर्ड्स के बारे में सोच रहा था। जब गौसरान ने कहा कि शायद वे दोनों अकेले इस मुश्किल डंजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे, तभी सीफ्रीड ने किसी को उनकी ओर आते हुए देखा। एक घायल आदमी कमरे में घुसा और तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद घायल आदमी को हेल्थ पोशन दिया गया। उसने अपने सेवियर्स का धन्यवाद किया। जब उन्होंने उससे उसकी चोटों का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह गार्डियंस नाम के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। वह और उसके साथी ऑस्ट्रिच हाइडआउट के बारे में मिली इन्फॉर्मेशन की वजह से यहाँ भेजे गए थे, लेकिन वह पीछे हटने को मजबूर हो गया क्योंकि जिस कल्ट के मेंबर्स से उनका सामना हुआ था वे उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। इसलिए उसने एडवेंचरर्स से विनती की कि वे उसकी जगह कल्ट मेंबर्स को रोक दें। यह समझकर कि यह एक हिडन क्वेस्ट है, प्रोटैगनिस्ट ने उससे निर्देश मांगे। तब गार्ड ने बताया कि रिसर्च फैसिलिटी में मौजूद 5 ऑर्ब्स को नष्ट करना होगा ताकि एक बड़े डिजास्टर के रिजरेक्शन को रोका जा सके।